It is not only distances the addict from his oblique her social circles but also impacts their productivity badly. ये न केवल डिस्टेंस करता है द एडिक्ट फ्रॉम हिजर सोशल सर्कल्स, यह न केवल एडिक्टेड व्यक्ति को उसके सामाजिक सर्किल से दूर करता है बट आल्सो इंपैक्ट देयर प्रोडक्टिविटी बैडली, बल्कि उनकी उत्पादकता को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। किसकी उत्पादकता को? एडिक्ट्स, ये जो लिखा हुआ है आगे। पीपुल बिगेन ड्रिंकिंग, यहाँ एडिक्ट ही है, सिंपल सिंगुलर है तभी तो यहाँ आगे ही लिखा गया, बट आल्सो इंपैक्ट देयर प्रोडक्टिविटी बैडली। पीपुल बिगेन ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड ग्रेजुअली मेक्स इट ए हैबिट। लोग केवल लोगों के कहने पे, चार लोग बैठे हैं भाई एक पैक लगा लो, क्या हो जाता है दुनिया में, इससे क्या हो जाएगा, तो लोग ऐसे ही पीना शुरू करते हैं एंड ग्रेजुअली मेक इट हैबिट, और धीरे धीरे यही उनकी एक आदत बन जाती है। एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का जो एडिक्शन है, इंक्लूडिंग एल्कोहलिक एडिक्शन, चाहे वो एल्कोहलिक एडिक्शन भी उसमें आता है, इंपैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। और वंस इट बिकम्स ए हैबिट, यदि एक बार ये आदत बन गई तो इट डज नॉट रिक्वायर मच टू चेंज इनटू एन एडिक्शन, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये सीधे एक लत बन जाती है, आदत से ही लत बनती है। तो जैसे मैं डी सेंटेंस पढ़ रहा था, मेरे मन में अपने आप आया, आपके मन में भी आया होगा कि ऐसे ही चीजें शुरू होती हैं। दोस्ती यारी में लोग पीना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आदत बनाते हैं, और जब ये आदत बन जाती है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे वो एक लत में कन्वर्ट हो जाती है। इट डज नॉट रिक्वायर मच, बहुत कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं होती कि कब ये आपका जो आदत है वो एक लत बन जाए। तो बी के साथ डी और बी के साथ डी, तीन आंसर में है, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो हटा, कुछ घट गया, यही बहुत है हमारे लिए। चलिए बी के साथ डी। और कहां पे क्या मिल रहा था, जैसे हम सेंटेंस ए कह रहे थे, और ए जब मैंने पढ़ा तो ए सेंटेंस में कह रहा है कि यह न केवल व्यक्ति को सामाजिक सर्किल से दूर करता है बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल को भी क्या करता है, बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ये सेंटेंस क्या शुरुआत में आ सकता है? सोचिए जरा, कल्पना करिए, क्या ए शुरुआत में आ सकता है? नहीं, पहले तो आप घटनाओं को बताइए। तो आंसर डी कट गया। देखिए थोड़ा सा प्रयास हमने किया, ए को देखा, क्योंकि डी आंसर इसी से शुरू हो रहा था, ये कट गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए, देखिए ए और सी, और दोनों की शुरुआत में बी और डी है, तो हम इतना समझ जाए कि इसके साथ डी है, ठीक है, बी के साथ डी है, और ए सी होगा या सी ए होगा, डिसाइड करिए, ए के बाद सी आएगा या सी के बाद ए आएगा। पढ़िए दोनों को। सी कह रहा है एडिक्शन किसी भी प्रकार का हो, वो आपके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। आप खुद सोचिए, जैसे मुझे बताना हो कि जैसे मैंने कहा कि मेहनत से अच्छे परिणाम मिलते हैं, और फिर मैंने कहा कि सुरेश ने जब मेहनत की तो न केवल उसका सिलेक्शन हुआ बल्कि सामाजिक जीवन में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। तो पहले हमने ये बताया कि मेहनत से अच्छे परिणाम मिलते हैं, और फिर मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। तो जैसे सी सेंटेंस है, अब कोई कंजंक्शन लगा होता तो बात अलग की थी, लेकिन यहाँ है नहीं, सीधे सीधे बात कर रही है। जब मैं सी को पढ़ रहा था या ए को पढ़ रहा था तभी मेरे दिमाग में आया था कि ये लिंक जरूर होगा, और सी मैंने पढ़ा कि एडिक्शन किसी भी तरीके का हो, ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। और फिर आप बताएंगे कि अगर सभी पहलुओं को प्रभावित करता है तो इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखिए, इसी को एलेबोरेट किया गया है कि ये न केवल व्यक्ति को उसके सामाजिक क्षेत्र से दूर करता है बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल को भी घटा देता है। कहने का तात्पर्य है कि सी के साथ ए ज्यादा अच्छा मैच है, और सी के साथ ए ज्यादा अच्छा मैच है, तो आंसर सी आपका होगा, बी डी सी ए। टिक कर लीजिए बी डी सी ए इस आंसर को, और फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए कहीं कोई अगर आपको दिक्कत लग रही हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तीन आंसर हमारे कट गए, इसको मैं काट दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, और ये हमारा सही आंसर, इसको 3 बार टिक कर रहा हूं। चलिए समझ गए कॉन्सेप्ट। एक पहले बात, जैसे इसने कहा कि सभी एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, फिर तो बताएगा एस्पेक्ट के बारे में कि न केवल सामाजिक क्षेत्र में बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी घटा देता है। अगला क्वेश्चन टीयर 1 का, अ सर्टेन एम विल इन्फ्यूज वंस लाइफ
देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब आप करते हैं तभी मजा आता है, तभी आप सीख पाते हैं। अलग अलग बॉल को जब खेलेंगे तभी कुशल क्रिकेटर बनेंगे, तभी कुशल बैट्समैन बन पाएंगे। एक ही जैसी बॉल को खेल रहे हैं, बॉल अगर चेंज हो गई, बॉलर अगर चेंज हो गया तो आपके लिए भी खतरा साबित हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की बॉल को सीखना है, उसी तरीके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करना सीखना है, अलग अलग करेंगे। और जब आप एक बार कर ले जाएंगे मेरे साथ ये पूरा सेशन, आज का सेशन है, फिर आगे एक दो क्लासें और मैं लूंगा इसके साथ इसी सेशन के क्रम में, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा, वही कॉन्सेप्ट है, वही घूम फिर के चीजें आपके सामने आएंगी। लैंग्वेज बदलेगी, शब्द बदलेंगे, लेकिन उनके बीच की जो लिंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, और उस आधार पे आप चीजों को कर ले जाएंगे। और रीअरेंजमेंट यकीन मान के चलिए मैथ के तरीके हो जाएगा, इसमें आपने फार्मूला सीख लिया है, आप अप्लाई करेंगे अपने आप आंसर आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 27। A certain aim will infuse one's life with new meaning। एक निश्चित एम किसी व्यक्ति के जीवन में एक नए अर्थ को प्रेरित करता है। At some point an aimless person goal can be shattered and remain unfulfilled। कभी कभी या कुछ ऐसा भी पॉइंट आता है किसी मौके पे आकर के, जो एमलेस पर्सन है उसका गोल बिखर जाता है और पूरा नहीं रह पाता। अब मैं जब ए और बी सेंटेंस पढ़ रहा था, देखिए सेंटेंस पढ़ते समय चौकन्ना बहुत रहना है। जब मैं ए और बी को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये दो अलग अलग चीजों के बारे में है। एक उसके बारे में कह रहा है जो जिस व्यक्ति का जीवन में लक्ष्य है, और एक उसके बारे में बात कर रहा है जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है। दो अलग अलग चीजों के बारे में दोनों सेंटेंस ने बताया। मैं जब पढ़ रहा था तभी मेरे माइंड में आया। आगे आए, फिर कह रहा है, सी कहता है, इन लाइफ इट इज क्रिटिकल टू हैव ए वर्केबल ऑब्जेक्टिव और गोल। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम एक लक्ष्य रखें। तो लक्ष्य रखें किसके बारे में कह रहा, ए का। ए और सी साथी हो गए, ए भी कह रहा है कि लक्ष्य रखना जरूरी है, सी भी कह रहा है लक्ष्य रखना जरूरी है। आगे पीछे कौन आएगा ये तो एक अलग का मुद्दा है, लेकिन रहेंगे साथ साथ। डी कह रहा है, ए मैन हु इज एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ। एक व्यक्ति जो जीवन में एमलेस है वो सक्सेस नहीं अचीव कर सकता। बी और डी साथी हो गए, देखिए अपने आप सेटिंग बन गई दोनों की। बी डी साथ हो गए, ए और सी साथ हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए सी बी डी होगा, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों साथ रहेंगे, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। एक जैसे भाव वाले ये हैं और एक जैसे भाव वाले ये हैं। अब सेंटेंस को देखिए जरा और देखिए कहां पे इनको साथ में रखा गया है। ए सी, पहले बी डी साथ में होने चाहिए, इसमें तो देखो भाई अलग अलग कर दिया गया। ए के साथ डी को कर दिया गया, इसमें भी पार्टनर चेंज कर दिए गए। एक जैसे विचार वाली चीजों को एक साथ रखना है, अलग अलग है, बस मिल गया यही आंसर, डी बी और सी ए। एक जैसे विचार वाली चीजें हैं, आंसर यही होगा, कोई और हो ही नहीं सकता। आप पढ़ के सेंटेंस को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस एक के बारे में बता रहा है, 2 सेंटेंस दूसरे के बारे में बता रहा है, और दोनों ही सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों ही सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है कि अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया हो। देख लीजिए एक बार कि है कहीं पे डीबी से, अच्छा इसमें भी है भाई, नहीं है, ए और डी, हाँ नहीं है। देख लीजिए पढ़ के, डी बी सी ए, क्या पढ़ने में सही लग रहा है? डी, ए मैन हु इज एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ। एक व्यक्ति जो एमलेस है वो जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकता है। फिर भी एट सम पॉइंट, और कभी न कभी जो एमलेस पर्सन है उसके लक्ष्य बिखर जाते हैं और अनफुलफिल्ड लग जाते हैं। सी, जीवन में महत्वपूर्ण होता है कि हम एक उद्देश्य को रखें और एक सर्टेन एम हमारे जीवन में एक नए अर्थ को प्रेरित करता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेंटेंस ये सही लिखा हुआ है, डी के साथ बी और सी के साथ ए। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्पाइट दैट, इस तथ्य के बावजूद भी, माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग अप येट अनदर ट्रेल to try to get a better view। yet another फ्रेज है, रीअरेंजमेंट में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसको मीनिंग बता दे रहा हूं। इसका मीनिंग होगा एक और, वन मोर। तो कह रहे डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद कि मेरे गाइड राज लामा ने सेंट मुझे हाइकिंग पे भेजा, एक रास्ते पर ट्रेल है, माने सड़क नहीं है, वो ऐसा पगडंडी जैसा रास्ता है जहां कोई रोड स्पष्ट नहीं बनी है। टू ट्राई टू गेट ए बेटर व्यू, एक बेटर व्यू प्राप्त करने के लिए। अब देखिए जैसे पी है, पी के शुरुआत में डिस्पाइट लिखा हुआ है, डिस्पाइट माने के बावजूद, तो ये किसी न किसी चीज के साथ विरोधाभास दर्शाता है।
तो पहले वो पॉइंट आएगा कि भाई ऐसा था, उसने बहुत मेहनत की, इसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस टाइप से सेंटेंस रिलेट होगा। तो ये मैं डिस्पाइट को देख के समझ गया, आपको भी समझ जाना है और सेंटेंस में ये जरूर हमारे काम आएगा, हम अप्लाई करेंगे इसको कहीं न कहीं। Despite that, my guide Raj Lama sent me hiking up yet another trail to try to get a better view. इसके बावजूद भी मेरे गाइड राज लामा ने मुझे हाइकिंग पे भेजा। It was not impressed and I let him know. I was not impressed, मैं impressed नहीं था और मैंने उसे ये बताया भी। I was on the चेलीला माउंटेन पास इन वेस्ट भूटान, वेस्ट भूटान के चेलीला माउंटेन के दर्रे के पास मैं था। The weather was ominous and it was raining too. मौसम ओमिनस माने बहुत बुरा था, ओमिनस अपशकुन को दर्शाता है, अच्छी चीजों को नहीं निगेटिव चीजों को दर्शाता है। मौसम काफी बुरा था और बारिश भी हो रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि डिस्पाइट कहाँ मिल रहा है, मौसम काफी बुरा था और बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद भी मेरे गाइड राज लामा ने मुझे एक और यात्रा करने के लिए भेजा ताकि मैं एक बेहतर व्यू देख सकूं। विरोधाभासी सेंटेंस आपस में जुड़ गए कि भाई मौसम खराब है, बारिश हो रही, नहीं भेजना था फिर भी भेजा, इसके बावजूद भी भेजा, तो यस के साथ पी। और यस के साथ पी है नहीं भाई, यहां पे तो है नहीं, इसमें भी नहीं है यस के साथ पी, इसमें भी नहीं है यस के साथ पी, इसमें है आर एस पी क्यू। और एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या भाई सही है। आर, मैं भूटान में इस पर्वत के दर्रे के पास था। यस, मौसम बहुत खराब था, बारिश भी हो रही थी, फिर भी मेरे गाइड ने मुझको भेजा और जब भेजा तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आई लेट हिम नो, मैंने उसे। तो ठीक सेंटेंस सही जुड़ रहा है, एक शब्द ने हमको रास्ता दिखा दिया डिस्पाइट के बावजूद। तो सेंटेंस की शुरुआत में कोई कंजंक्शन, कोई प्रीपोजिशन, कोई एडवर्ब इस तरीके से आ रहा है जिससे आपको पता हो कि भाई ये जो शब्द आया है ये दो चीजों को, दो इस तरीके के भाव को जोड़ता है, कारण परिणाम को जोड़ता है। विरोधाभासी जैसे देयरफॉर आ गया इसलिए, तो पहले कारण बताएंगे, फिर देयरफॉर लिखेंगे, फिर आगे चीजें बताएंगे। बिकॉज आ गया क्योंकि, तो पहले बताएंगे कि क्या था, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि ऐसा हुआ, तो पहले घटना बताएंगे, बिकॉज लिखेंगे, फिर वो कारण बताएंगे। हाउएवर आ गया, विरोधाभासी चीजें हैं। डिस्पाइट आ गया, विरोधाभासी चीजों को जोड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस की शुरुआत में कंजंक्शन या प्रीपोजिशन ऐसे लिखे रहते हैं जिनका एक विशेष मीनिंग होता है और जो विभिन्न विशेष प्रकार के भाव या अर्थ वाले सेंटेंस या शब्दों को जोड़ते हैं, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसी चीजें अगर शुरुआत में लिखी हैं तो हमें उसके आधार पर लिंकिंग करने की आवश्यकता है और चीजों को रिलेट करना है। तो समझ गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजंक्शन हो या प्रीपोजिशन हो, ये अगर सेंटेंस ए और बी, तो इनका भाव देखना है, इनका भाव यानी सेंस देखना है और इनके सेंस के आधार पे सेंटेंस को क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है, इस सेंस के आधार पे सेंटेंस को जोड़ना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट देख लिया, इसमें डिस्पाइट था। आगे आइए, देखिए हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ जरूर है, बस हमें आइडेंटिफाई कर लेना, उसको पहचान लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आ चुके हैं। डोजेंस ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, दर्जनों प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत में बोली जाती हैं, विच शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी, जो अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को और वोकैब को शेयर करती हैं। पढ़ लीजिए एक बार, आप पढ़िए थोड़ा, इसको देखिए जरा क्या समझ पा रहे हैं। काफी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, लेंथी सेंटेंस है, देखिए आपके भी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से ही आपके निकल जा रहा। पढ़ लिया होगा आपने, समझ लिया होगा क्या है। देखते हैं जरा, करते हैं क्वेश्चन को। पहला सेंटेंस है जिसमें कह रहा कई प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत में बोली जाती हैं। आंसर बी में देखें, भारत में एक काफी लंबा एक्सपोजर रहा है किसका, इंग्लिश का, किसी अन्य देश की तुलना में, विच यूजेज इट एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इसको ये सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज करता है, और इसके अलग अलग वर्ड, इडियम्स, ग्रामर और रिटोरिक स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, जो हमारे आदतों में
हमारे कल्चर में और स्थानों पे को प्रभावित करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फॉर अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी भारत का दूर नहीं है दिन प्रतिदिन के इंग्लिश के यूज से। सिंस द अर्ली 60s इंग्लिश लैंग्वेज हैज हैड ए टो होल्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1600 के शुरुआती दौर में अंग्रेजी भाषा ने भारत में कदम रखा, भारतीय उपमहाद्वीप में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना सेटलमेंट उसने स्थापित किया चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। तो देखिए 4 सेंटेंस है। मैंने आपको बताया कि जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो कई बार स्टार्टिंग सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश किया करिए जब इस टाइप के लेंथी सेंटेंस हो। आप खुद सोचिए, 4 सेंटेंस है। एक कह रहा है अलग अलग भाषाओं में ये होता है, एक कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी काफी लंबे समय से रही, एक कह रहा है कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, एक कह रहा है कि 1600 वो समय था जब अंग्रेजी भाषा भारत में आई। तो देखिए अंग्रेजी भाषा के बारे में हम कुछ बात बताएं तो उसके पहले सबसे पहले तो यही सेंटेंस आना चाहिए कि ये भाषा हमारे देश में कब आई। तो सबसे पहले तो यही स्टार्टिंग सेंटेंस होगा कि सिंस द अर्ली 60s 1600 के शुरुआती दौर में ये इंग्लिश लैंग्वेज भारत में आई और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेटलमेंट, अपनी बस्तियां यहाँ पे स्थापित की। और जब हम इस चीज को बताएंगे उसके बाद फिर हम चीजों के बारे में बताना शुरू करेंगे कि इंग्लिश ऐसा है, उसका प्रभाव ये है, ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहले डी ऑप्शन हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग सेंटेंस है। इसमें हमने स्टार्टिंग सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को देखा कि किस तरीके से टाइम इत्यादि में जो चीजें किसी घटना की शुरुआत को बता रही हैं वो स्टार्टिंग सेंस देती हैं और शुरुआत में आती हैं। तो इस आधार पे आंसर ए और आंसर बी हम लोग काटेंगे। हमारे पास या तो सी आंसर है या तो हमारे पास डी आंसर है। और इन दोनों आंसर को अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों आंसर में सी के बाद ए है। मैंने आपको बताया है कि जब आप 2 आंसर काट दें तो जो बाकी के बचे 2 आंसर उसको देखिएगा जरूर। आप यकीन मानिए काफी समय आपका बचेगा और बहुत जल्दी आप सटीक आंसर पे पहुंचेंगे, या कंफ्यूजन है तो कम कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। वापस क्वेश्चन में चले जाएंगे तो हो सकता है भटकाव हो जाए खासकर इस तरीके के रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज में। तो इस सेंटेंस को जब हमने देखा तो हमारे पास मैंने बताया सी और डी 2 बचे हुए हैं। डी दोनों में है, शुरुआत में दोनों में सी के साथ ए है। तो एक बार देख लें, अच्छा ये सी था, ये ए था, इसके साथ ये आएगा। ऐतिहासिक बैकग्राउंड भारत का कभी भी दिन प्रतिदिन की जो चीजें हैं उनसे नहीं हो सकता। तो अब सबसे पहले डी है, डी के साथ क्या आ सकता है आप खुद सोचिए, डी के साथ क्या आ सकता है। डी के साथ क्या हम सी लिख दें ये वाला पॉइंट, या डी के साथ हम बी लिखें, फिर सी लिखें और फिर ए लिखें। अब ये निर्णय आपको लेना है कि सी ए बी बनाएं या डी बी सी। मैं एक चीज सोच रहा था, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मेरे दिमाग में आया। वो पॉइंट ये था कि भाई ए में तो इंग्लिश की कहीं चर्चा है ही नहीं। ए में तो वो बात बता रहा है अलग अलग चीजों की, अलग अलग भाषाओं का क्या इफेक्ट है भारत में। बी सी डी ये तीनों इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं। अब क्रम में कौन आगे पीछे होगा वो तो एक अलग का मुद्दा है, लेकिन जब बात इंग्लिश की चली है तो वो सेंटेंस तो साथ साथ रहेंगे। उसी में आप बताएंगे एक लंबा इतिहास रहा है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा है। तो ये तीनों सेंटेंस एक साथ होंगे और फिर ये बात आएगी कि अन्य क्षेत्रीय भाषा में क्या रहा। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इन तीनों में एक ही चीज के बारे में वर्णन किया जा रहा है और एक जैसे विचार वाली चीजें एक साथ लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आंसर डी सही नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि डी सी के बाद ए और फिर बी आ रहा है। इंग्लिश भाषा के बारे में बताते बताते भटक गए, ऐसी चीज के बारे में बता दिया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर वापस लौट के इंग्लिश भाषा में आए, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। आंसर सी सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राम और श्याम के बारे में बता रहे हैं, बता दीजिए राम के बारे में 2-4 बातें, फिर श्याम के बारे में चर्चा करिए अगर दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है तो। यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, 2 सेंटेंस हमने काटे, स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढा, स्टार्टिंग सेंटेंस में 2 सेंटेंस आए। हमने देखा कि भाई एक में ए लास्ट में लिखा जा रहा है और बी सी डी साथ में है, तो एक सेंस वाली चीजों को एक साथ लिखते हैं, जिनमें एक जैसी बातें बताई गई उनको एक साथ लिखते हैं। बी सी डी तीनों में इंग्लिश की चर्चा थी तो एक साथ रहेगा, ए बाद में जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द रिसर्चर्स, वे लोग जो शोध कर रहे हैं उनके निर्णय। द रिसर्चर्स डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड द ऑर्बिटोफ्रंटल
क्यू कह रहा एनालाइज्ड द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रिकॉर्डेड कॉर्टेक्स एंड डोर्सल एंटीरियर सिमुलेट कॉर्टेक्स फ्रॉम न्यूमरस इनटू टू ऑफ द ब्रेन्स। तो अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कई लोग तो देखिए मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझना, नहीं समझ पा रहे हैं तो मत समझिएगा, जितना समझ रहे हैं उसी को समझने की कोशिश करिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़िएगा, मिलाने की कोशिश करिए। देख रहा हूं इस सेंटेंस को, जब मैं इसको देखता हूं ऑफ द ब्रेन्स, ज्यादा तो नहीं समझ पा रहा लेकिन इतना तो आप भी समझ रहे हैं ना, ब्रेन का एपास्ट्रॉफी है और एपास्ट्रॉफी के बाद नाउन आता है। आपको पता है कि हम एपास्ट्रॉफी से दो नाउन को जोड़ते हैं, इतना तो जान रहे हैं, इसमें कौन सा बहुत टेक्निक मैंने बता दी। और इस सेंटेंस के लास्ट में मैंने देखा ब्रेन्स टू इन टू ऑफ द ब्रेन्स, ब्रेन का क्या कुछ तो बताएंगे आगे, कुछ तो आगे जरूर आएगा। ये क्यों देख रहा हूं, इसीलिए देख रहा हूं कि इसमें पॉइंट रणनीति मैंने चेंज कर दी है। इस टाइप के सेंटेंस में हम देखते हैं शुरू लास्ट में क्या है, मिलाते हैं और काट के हटा देते हैं सेंटेंस को। हमने देखा कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें यस लास्ट में यस देखिए यस लास्ट में लिखा गया है, यस को लास्ट में लिखेंगे तो एपास्ट्रॉफी बाद में पहुंच जाएगी और सबसे अंत में एपास्ट्रॉफी होना संभव नहीं है, काट दिया हमने। ठीक है, फिर देखते हैं जरा और क्या हो सकता है, और कहां पे क्या चीजें काट सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ा, द रिसर्चर्स, नाउन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है शोधकर्ता। अब शोधकर्ता क्या करेंगे, इसके साथ अपने आप मैचिंग बन रही है, एनालाइज्ड, भाई शोधकर्ताओं ने एनालाइज किया, किसको एनालाइज किया भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, ये तो बेसिक चीज है, कोई टेक्निकल पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के रूल को आप फॉलो कर रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करेंगे तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब कहीं और लिखी नहीं है, इसी पार्ट में लिखी हुई है तो इसके साथ क्यू हो गया, और जब क्यू हो गया तो सेंटेंस क्यू से शुरू हो गया। लीजिए यहीं पे हल हो गया मसला। ये सारे आंसर आपके गलत हैं, आपका आंसर ए सही है। टिक कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या मैंने सही टिक करवाया है कि गलत टिक करवा दिया। देखिए तो सही है आंसर आपका। फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। स्कूल जाते समय रास्ते में मैं अपने अंकल से मिला जो कि इंग्लैंड से वापस लौटे थे। देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस, फिर मैंने उनको अपने घर में इनवाइट किया। आप सेंटेंस समझ रहे हैं, ए वाले में अंकल से मिला, बी में उनको मैंने अपने घर आने के लिए कहा, सी वाले में कह रहा है कि he was very pleased to see me and asked about my parents, वह मुझे देख के बहुत खुश थे और उन्होंने मेरे माता पिता के बारे में पूछा। और डी कह रहा है ऑन ही आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, जब उन्होंने मेरे माता पिता के बारे में पूछा तो आई टोल्ड हिम माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रीक्वेंटली, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पिता उन्हें बार बार याद करते हैं। अब इस सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, क्या है भाई, सबसे पहले मैं स्कूल जा रहा था तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, यानी ए पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या, मुलाकात हुई तो मैंने कह दिया घर आइएगा, नहीं, जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझको देखा और मुझे देख के वे बहुत खुश हुए, मेरे माता पिता का उन्होंने हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे हैं, जब माता पिता, तो मैंने बताया कि भाई ठीक है, आपको भी हमेशा याद करते हैं। तो हो गया ए, सी और डी। ए सी डी कहाँ कहाँ है देख लेता हूं जरा, ए सी डी यहाँ है और ए सी डी यहाँ दो में है। अच्छा ठीक है, तो ए सी डी यहाँ, तो बी क्या शुरुआत में आएगा, नहीं आ सकता, मैंने उनको इनवाइट कर दिया, ये तो बाद में आएगा ना, ये तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन पहले आपका कट गया था, ये दो आंसर कट गए थे, समझ गया ना। ए सी डी जब हमने लिया तो आंसर ए और बी कट गया, और डी इसलिए हमने काटा क्योंकि इसकी शुरुआत में बी आ रहा है। बी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, पहले मैं मिला, फिर उन्होंने माता पिता का हालचाल पूछा, मैंने बताया भाई सब घर में ठीक है, और फिर मैंने कहा कि आप भी कभी आइएगा, चाय पी के जाइएगा यहाँ से, तो बी सबसे लास्ट वाला सेंटेंस है। ए सी डी बी यही आंसर है, टिक कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, मीनिंग बेस्ड था, बहुत टेक्निकल इसमें कुछ था नहीं, इसलिए उसी हिसाब से करना है। जो क्वेश्चन जिस तरीके का है उसके इंपॉर्टेंस को उसी हिसाब उतना उसको इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे बड़ा कार्निवल इवेंट माना जाता है इसे। तो अब देखिए ए सेंटेंस को हमने पढ़ा, किसे संसार में सबसे बड़ा कार्निवल इवेंट माना जाता है, इसका मतलब
ये सेंटेंस जो है कोई न कोई सेंटेंस ऐसा होगा इसमें इसके बारे में बताया गया होगा, और पहले वो सेंटेंस आएगा, देन उसके बाद ये सेंटेंस आएगा जिसमें हम बताएंगे कि सबसे बिगेस्ट कार्निवल इवेंट है। बी पढ़ते हैं। बी में कहना रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। रियो कार्निवल हर साल लेंट के पहले, लेंट क्रिसमस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ईस्टर के पहले की एक घटना है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। इसको बहुत ज्यादा रीअरेंजमेंट करते समय किन्हीं शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई वर्ड नहीं समझ, उसमें मत परेशान होइए, कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेंट का मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही होगा। आप देखिए, मैं छोड़ दे रहा हूं इसको, नहीं पता है फिर भी आप सही करेंगे। अ टिपिकल रियो कार्निवल इज फिल्ड विद floats, revelers and adornment from numerous Samba Rio. Every school is specially ordered to follow their parade in teach. अब देखिए सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे थे तो ए ऑप्शन में बताया गया कि ये सबसे बड़ा कार्निवल इवेंट है संसार का, और बी में उसी की बात चर्चा की गई कि रियो कार्निवल हर साल मनाया जाता है, और इसी के बारे में बता रहा है कि ये सबसे बड़ा कार्निवल इवेंट है। तो ये दोनों एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। तो बी के बाद क्या आएगा? ए। पहले बी आएगा फिर उसके बाद ए आएगा। कौन सा रूल लगाया? नाउन प्रोनाउन वाला रूल लगाया। इसमें वो नाउन लिखा हुआ जिसका प्रोनाउन है, जिसके बारे में ए वाले में बताया जा रहा है। तो इस आधार पे बी के बाद ए होगा। आंसर में आते हैं और बी के बाद ए कहां है? देखिए भाई, कहीं नहीं है। बी के बाद ए कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह है। कहां पे? वही जो आपका आंसर है बी ए सी डी। टिक करिए, देख लीजिए कि क्या सही आंसर आपका टिक हुआ है। पढ़िए जरा, सही है टिक। कॉन्सेप्ट से आपने अप्लाई किया है, कंफ्यूज मत होइएगा, डाउट मत करिएगा अपने ऊपर, कॉन्सेप्ट लगाया आपने, सही होगा और सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट vegetation growth. The division was usually based on temperature which allows for different vegetation growth. जो डिवीजन है वो यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे बेस्ड था, ठीक है। क्यों कर रहा है? कोपेन्स मैप यूज डिफरेंट कलर एंड शेड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। कोपेन का जो मैप है वो अलग अलग कलर और अलग अलग शेड को यूज करता है अलग अलग टाइम जोन को दर्शाने के लिए। आर कह रहा है व्लादिमीर कोपेन डेवलप ए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में व्लादिमीर कोपेन ने एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया। और यस कह रहा है द सिस्टम डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट, और यह सिस्टम संसार को 5 भागों में क्लाइमेट जोन में डिवाइड करता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े, और मैंने बताया जब आप इस तरीके से लेंदी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो एक चीज जो माइंड में आपके हमेशा चलनी चाहिए, क्या अगर कोई कहानी है, कोई बात किसी चीज के बारे में बताया गया है, तो क्या मैं इसमें स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढ सकता हूं, या कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ये चीज बैकग्राउंड में चलते रहने चाहिए। और जब मैं इस चीज को पढ़ता हूं, आप देखिए ये डिवीजन टेम्परेचर पे आधारित है, कोपेन के मैप का प्रयोग अलग अलग कलर और उसमें किया जाता है, यह सिस्टम डिवाइड करता है। लेकिन आर है जो कह रहा है व्लादिमीर कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया 19वीं शताब्दी के अंत में। तो ये अपने आप देखिए कि स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि व्लादिमीर कोपेन ने 19वीं सेंचुरी के अंत में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, फिर आप उसके बारे में बताएंगे कि इसमें ये चीज है, ये है, ये है। तो इस आधार पे जो आर है वो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है। मेरा प्रयास है कि आप इसको भी समझ पाएं, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपने आइडिया लगाया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है, बार बार अप्लाई हो रहे हैं। स्टार्टिंग सेंस वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा और बड़ा आसान है पकड़ना। आर से शुरू होगा, ये हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज। अगर आर से शुरू होगा तो जो नहीं हो सकता है उसको तो कृपया काट दें, यानी आंसर बी और आंसर सी आपका कट जाएगा। अब 2 आंसर हमारे पास बचे, ए और डी, और ये जो 2 आंसर ए और डी हैं, इनमें कौन सा आंसर ज्यादा सही होगा? आर एस पी क्यू आप लेंगे या आर पी क्यू एस लेंगे? आप खुद देखिए सेंटेंस को। मैंने बताया था कि जब 2 ऑप्शन बचे तो आप पढ़ भी सकते हैं, उसके आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मैंने था, जैसे एस लिखा था द सिस्टम डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स। यह सिस्टम संसार को 5 वर्ल्ड क्षेत्रों में बांटता है, और पी में आते हैं तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि 5 भागों में बांट रहा है। और ये जो डिवीजन है ये किस पे आधारित है? ये टेम्परेचर पर आधारित है। जो
अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ को अलाउ करता है। तो एच में जो पॉइंट दिया था कि ये सिस्टम संसार को 5 भागों में बांटता है और फिर उसी के बारे में बताया कि ये जो डिवीजन है वो इस पर बेस्ड है। तो एस के साथ आएगा पी। इन दो आंसर में जो 2 आंसर हमारे बचे हुए हैं, इसमें यस के साथ पी कहां पे है, ए में है, तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा और आंसर डी आपका गलत हो जाएगा, वो आंसर नहीं हो सकता। तो आर एस पी क्यू टिक कर लीजिए, सही ऑप्शन है, इसी के आधार पे चीजें होगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को, कि यहाँ हमने स्टार्टिंग सेंटेंस को देखा और फिर ये सेंस में अपने आप समझ में आ गया कि भाई ये डिवाइड करता है और फिर उसी एक जैसे सेंस के बारे में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। पहले ये आया और फिर इसी के बारे में आगे बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है द इशू ऑफ, ये फिर उस पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें स्टार्टिंग चीजें हमें दी गई हैं, फिर आगे हमें डिसाइड करना है। पी क्यू आर, यस वो लास्ट में लिखा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आपका यस हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन, बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू कंसीडर, गवर्नमेंट को आवश्यक है कि वो विचार करे। क्या विचार करे, कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए ना, यानी आर लास्ट में नहीं आ सकता, काट दीजिए इसको, देखते रहिए कहीं जहां से काम बने। ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन और यस में लिखा है राइट लॉस एंड स्ट्राइक ए फेयर बैलेंस बिटवीन देम। जब मैं क्यू को पढ़ता हूं और यस को, क्यू के लास्ट को देखता हूं कि विभिन्न प्रकार के हित जो कि सुरक्षित हैं बाय ह्यूमन राइट ला, मानव अधिकार कानूनों के द्वारा। ह्यूमन राइट्स सुना होगा आपने, वर्ड है, बेचारे को तोड़ दिया गया है, आधा इधर कर दिया गया है। ह्यूमन वहां लिखा हुआ है, राइट्स यहां लिखा हुआ, अपने आप मैच कर जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ला, मानव अधिकार के कानून, यानी क्यू के साथ एस, और क्यू के साथ एस कहां लिखा हुआ है। अब आप यहां मत देख लीजिए, कुछ लोग फिर से यहां देख लेंगे, सर यहां लिखा हुआ है क्यू के साथ एस, ये तो कट चुका है भाई, जिसको काट चुके हैं। वो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि आज भी मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता हूं, तो वही चीज आपको भी यहाँ अप्लाई करना है कि मैं जो आंसर काट देता हूं फिर वहां नहीं जाता हूं, ये आंसर कट चुका है, अब उस पे नहीं जाना है आपको, उसको नहीं देखना है। और देखना है तो क्या, क्यू के साथ एस आ रहा है, कहां पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लिखा हुआ ए वाले में, टिक कर देंगे, आपका आंसर आ गया। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चीजों को कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें स्टार्टिंग नहीं दिया गया है, तो स्टार्टिंग भी पता करना पड़ेगा हम लोगों को। इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यदि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, कंपटीशन माइट बिकम टोटली टॉक्सिक, तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो पूरी तरीके से खराब हो सकती है, टॉक्सिक विषैली हो सकती है। कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉन्टेस्ट एंड द स्ट्राइव टू फिनिश फर्स्ट। कंपटीशन एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें कि आप भाग लेते हैं और संघर्ष करते हैं कि आप सबसे पहले उसको खत्म करें। Competition enables those who effectively deal well enough to grow and realize their skill and talents. Competition उन लोगों को समर्थ बनाती है जो deal well enough to grow, जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं, and realize their skill and talent, और अपने स्किल और क्षमता को समझते हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और डी कह रहा है द इसेंस ऑफ कंपटीशन इज, और कंपटीशन का सार यह है कि प्लेसिंग वन सेल्फ अगेंस्ट वंस कंटेम्परेरीज, कि अपने आप को अपने समकालिक आपके जो और साथी हैं उनसे, उनके खिलाफ बेहतर रखना, एंड फ्रिक्वेंटली अगेंस्ट वन सेल्फ, और अपने आप से भी अपने आप को बेहतर बनाना। अब इस सेंटेंस में आप अगर आते हैं और देखते हैं, चीजें काफी ऐसे लिखी हुई है कि लिंकिंग आपको कम मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, एक रास्ता बंद होगा दूसरा रास्ता खुलेगा, कुछ ना कुछ चीजें जरूर आई होंगी। अब जैसे सेंटेंस ए है कि इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यदि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो कंपटीशन एकदम टॉक्सिक हो जाता है। अचानक से ऐसा चीज बोले, शुरू में ही शर्त लगा दे सेंटेंस की स्टार्टिंग, ऐसे करना संभव नहीं है। क्यों? बहुत सारी बातें हैं, पहले बताइए तो कंपटीशन क्या होता है, क्या विशेषता है उसकी, क्या खासियत है, उसके बाद चीजें आएंगी कि कैसे हम चीजों को लेके चलते हैं। लेकिन इससे तो शुरू नहीं हो सकता। इफ थिंग्स, ये वाला पॉइंट, पहले कंडीशन यहां नहीं आएगी, पहले कंपटीशन इत्यादि के बारे में बताया जाएगा, यानी ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, इसे आप काट देंगे। डी कट गया
और जब कुछ कटेगा तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी हल्की हो जाएंगी। अब देखिए, अब भी आपके पास 3 ऑप्शन है, ए, सी और बी, और ये 3 ऑप्शन में अगर आप देखें तो तीनों अलग अलग से शुरू हो रहे हैं। एक सी से शुरू हो रहा है, एक डी से शुरू हो रहा है, एक बी से शुरू हो रहा है। और अगर आप इन चीजों को भी करने में सक्षम हैं तो माने अगर आप स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढने में सक्षम हैं तो आप कहीं न कहीं सही आंसर निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन की डिमांड भी वही है कि स्टार्टिंग सेंटेंस पकड़िए और टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आप सोचिए आंसर डी क्या हमारा हो सकता है? जो डी ऑप्शन है, क्या इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है? कंपटीशन का एसेंस है कि अपने आप को अपने समकालिकों से बेहतर रखिए और अपने से भी बेहतर रखिए। फिर आप सोचिएगा, फिर दिमाग दौड़ाइएगा कि भाई किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, सबसे पहले सार कहां से बता देंगे? एक नॉर्मल घटना, कंपटीशन के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ बताइए क्या है कंपटीशन, कैसे होता है, क्या उसकी खासियत है, फिर बताएंगे ना कि इसका निचोड़ यह है कि ऐसा करेंगे तो होगा, या यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये सब कंडीशनल बातें किसी बात के बारे में आएंगी, लेकिन पहले आगे की तरफ इसेंस भी आएगा, लेकिन आगे की तरफ स्टार्टिंग करना इससे सही नहीं होगा। इस आधार पे ये डी भी हमारा स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, और नहीं आएगा तो आंसर सी भी संभव नहीं है। अब देखिए 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, सी और बी। और सी और बी को अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों में सी ए है, सी ए इसमें भी है और सी ए इसमें भी है। तो कहने का मतलब ये तो मैच कर गया कि सी के साथ ए आएगा। कंपटीशन enables those who effective deal well enough to grow and realize their skill and talents, or if things get out of control competition might become totally toxic। ये चीजें तो हो गई। अब हमें केवल ये डिसाइड करना है कि सी के साथ ए तो आएगा, ठीक है, क्या बी के साथ डी लिख सकते हैं? और दूसरी जो बात है वो ये कि डी ज्यादा बेहतर, सॉरी ये तो हमारे पास रह गए। देखिए फिर गलती मुझसे हो गई, ये पॉइंट हमें नहीं देखना, ये तो कट चुका है ना, ये वाला पॉइंट तो कट चुका है, इसको छोड़िए, इस चीज को हम छोड़ देते हैं। ये है दो हमारे पास, ए और बी। तो ए और बी में हम लोग बात कर रहे थे सी ए। यहां थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, मैंने डी सी आंसर पे देख लिया था, सी आंसर हम लोग काट चुके हैं। और जब सी आंसर हम लोगों ने काट दिया और डी पहले से काटा हुआ है, तो ए और बी ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। और इन 2 ऑप्शन में सी ए यहां भी है और बी डी यहां भी है। कहने मतलब अब अगर आप आंसर देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे लोग। देखिए हमने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ा, लिंकिंग इसमें नहीं हमें मिल रही थी, लेकिन मैंने बताया कि कोई ना कोई रास्ता होगा, तो हमने सोचना शुरू किया कि भाई कंपटीशन के बारे में बता रहा है तो पहले आप अपनी बात बताएंगे। डायरेक्ट कंडीशनल सेट, मैं देखिए मीनिंग से भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन उस हिसाब से चल रहा हूं जिस हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है, एक सामान्य विद्यार्थी क्या सोच सकता है, उसी हिसाब से मैं सोच के आपको बताता हूं। ऐसा कुछ नहीं बताता हूं कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो कैसे सोचेंगे, नहीं, एक सामान्य एवरेज स्टूडेंट कैसे सोच सकता है वो टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि ये शर्त वाले वाक्य शुरुआत में नहीं आएंगे, एक बेसिक आदत डालनी है, पहले बात किसी चीज के बारे में बताएंगे फिर कंडीशनल चीजें आएंगी, तो ये शुरुआत में नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो आंसर डी हमने काटा, ये ए से शुरू था। फिर हमने देखा डी वाले को कि ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कंपटीशन का सार कहां से बताने लगेंगे, पहले कंपटीशन के बारे में बताएं, भाई किसी चीज के बारे में चर्चा हो रही तो पहले बेसिक उसका डिस्कस करें, फिर आएंगे कि इसका सार ये है या इसका, भाई फिल्म चलेगी तभी तो उसका निचोड़ या निष्कर्ष आप देखेंगे, तो शुरू में ही फिल्म के सारांश पे या निचोड़ पे नहीं पहुंच जाएंगे, तो आंसर सी नहीं होगा। ए और बी हमारे पास बचा, और इन दोनों में अगर हम देखें तो सी ए बी डी और बी डी सी, यानी बी डी दोनों में मिला हुआ है और सी ए दोनों में मिला हुआ है, दोनों में बी डी और सी ए ये दोनों में मिले हुए हैं। तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं काफी, तो ही ऑप्शन है, और ये पता है कि सी के साथ ए आएगा और बी के साथ डी आएगा। चलिए सी के साथ ए आएगा और बी के साथ डी आएगा। अब बस हमें यह डिसाइड करना है कि शुरू में किसको रखा जाए, बीडी वाले पार्ट को शुरू में रखा जाए या सी ए वाले पार्ट को शुरू में रखा जाए। तो जरा देख लीजिए अपने से, बी में क्या है, बी कह रहा है कंपटीशन एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें आप भाग लेते हैं और सबसे पहले चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद डी आएगा। और इसका इसेंस ये होता है कि हम अपने आप को तो अपने कंपटीटर से बेहतर बनाए ही बनाएं और अपने आप से भी चीजों को बेहतर बनाएं, और इसीलिए फिर सी आएगा कि कंपटीशन
उन लोगों को इनेबल करता है जो चीजों को इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, और यदि चीजें खराब होती है तो ऐसा हो जाएगा। तो इस आधार पे देखने पे बी स्टार्टिंग हमें लग रहा है, जिसमें कंपटीशन की परिभाषा बताई गई कि भाई कंपटीशन क्या है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को सबसे पहले रखने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्टिंग में आएगा, शुरुआत का स्टार्टिंग का सेंटेंस यही है। तो बस हो गया, स्टार्टिंग सेंस अगर मिल गया तो आंसर कौन सा टिक कर देंगे? बी। अब आप जरा कहिए सर ए क्यों नहीं होगा? ए में भी कह रहा है कंपटीशन उन लोगों को इनेबल बनाता है जो इफेक्टिव डील कर सकते हैं। ये तो उसकी विशेषता बताने लगा कि कंपटीशन किसको क्या करेगा, क्या बताएगा, लेकिन उसकी जो बेसिक परिभाषा है वो यही लिखी है कि एक ऐसा एक्ट है। तो किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, पहले बेसिक डिफिनीशन बताइए, फिर उसमें क्या क्या हो सकता है चीजें, वो सारी चीजें आप ऐड ऑन करिए। पहले बताइए कि कंपटीशन क्या होता है। एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें आपको सबसे पहले आना है, फिर बताएंगे आप कि भाई इस प्रतिस्पर्धा का एसेंस ये है कि अपने से भी बेहतर बनो और अन्य लोगों से भी बनो, और फिर ये बताएंगे कि जो इस तरीके की चीजों को डील करते हैं और अपनी स्किल और रियलाइज को टैलेंट को रियलाइज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, वही सफल होंगे, और नहीं आप कर पाएंगे तो कंपटीशन आपके लिए नहीं है, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो अपने आप एक सेंस, एक सीरीज बन गई है, और इस आधार पे आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही है, आंसर ए भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एनएफटीज आर, एनएफटी क्या है? पता नहीं क्या है भाई, 4 ऑप्शन दिए गए, और ये उस टाइप का सेंटेंस है जिसमें स्टार्टिंग चीजें दी गई हैं, फिर पीक्यूआरएस करके दिया गया है और हमें चीजों को मिलाना है। और मैंने बताया कि इस टाइप चीजों में सेंटेंस को देखते भी रहना है, आगे भी काम करते रहना है। और जब आप सेंटेंस को देखेंगे, पढ़िए भाई, एंड आर बेटर नोन, एनएफटीज आर, पता नहीं क्या एनएफटी होगा कुछ। और मैं इसको देख रहा था सेंटेंस को, दैट एग्जिस्ट ऑन, मैं था इसमें तो मैं शुरुआत में लास्ट में ज्यादा देखता हूं ताकि कहीं से चीजें बन जाएं। और जब मैं देख रहा था आर बेटर नोन फॉर रिसेंटली टेकिंग द आर्ट वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, इस टाइप से आया। प्रेपोजिशन, उसके बाद एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है किसी किसी वर्ब के लिए आएगा, डिजिटल कलेक्ट इसके लिए, ऑनलाइन इसके लिए तो आ नहीं सकता है। तो यही है, ये देखिए टेकिंग, और प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रीपोजिशन फिर आईएनजी, एडवर्ब है, वर्ब है, ये तो पूरा मैच कर रहा है, सारे गुण दोष इसके मिल रहे हैं। तो मुझे लगा क्यू के साथ आर लिखे बेहतर रहेगा, क्यू के साथ अगर आर लिखे तो ठीक रहेगा, बेटर नोन फॉर रिसेंटली। अब ये रिसेंटली ना होता तो मैं इधर उधर भी भटक जाता, चला जाता डिजिटल कलेक्टेबल और इधर की तरफ, लेकिन यहां देखा तो भाई प्रीपोजिशन एडवर्ब है तो वर्ब के साथ मैच बनाओ, ज्यादा बेहतर आएगा, यानी क्यू के साथ आर। और क्यू के साथ आर इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस आधार पे आंसर ए ज्यादा सही लग रहा है, टिक कर लेंगे। नहीं लग रहा है सही तो एक बार पढ़ लीजिए भाई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है हमसे आपसे। पढ़िए, थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि नहीं आंसर ए ही होगा। नहीं मन मान रहा है तब भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर आप चीजें सही सेट कर रहे हैं तो गलत होने का कोई सवाल नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया भाई, क्या कॉन्सेप्ट लगाया? एक सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन लिखा था, मैंने बताया किसी के लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है तो इसके शुरुआत में वो वर्ड देखिए जो आ रहा है उससे मैच कराने की कोशिश करिए। यहां लास्ट में प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। अब प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब है तो, और बाद में एडवर्ब आ रहा है तो इसके पहले कोई कोई ऐसा शब्द होगा जिसके लिए आएगा, और यहाँ वर्ब लिखी हुई थी हमने वही मिला दिया, ये एडवर्ब है, इस वर्ब के लिए, और प्रीपोजिशन के साथ आईएनजी लगाते हैं, सही हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आई हैड माई ओन क्रिब इन द बेडरूम नेक्स्ट टू अवर पेरेंट रूम। मेरे माता पिता के कमरे के बगल में बेडरूम में मेरा अपना खुद का चारपाई, पलना, वो बेड कुछ भी कह लीजिए है जिसमें मैं लेटता हूं। एनी अवोक हंग्री एट 2:30 AM ईच मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह एनी उठती है, भूखी रहती है 2:30 पर। जब एनी चिल्लाती है मैं भाग करके जाता हूं अपने, आई वुड क्लाइम आउट ऑफ माई क्रिब, अपने क्रिब से, अपने बिस्तर से उठता हूं, एंड कम रनिंग इनटू आवर पेरेंट्स रूम टू चेक ऑन हर, और अपने पेरेंट के कमरे में जाता हूं उसको देखने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि एनी के लिए हर। आई किसके, देखिए आई और भी ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये पहले भी आ सकते हैं, इनका मुद्दा अलग है।
अगर कोई लिखा हुआ है सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में तो बात अलग है, लेकिन आई है, वी है, ये पहले भी आ सकते हैं। यहाँ मूल हमारा जो प्रोनाउन जो हमको समझना है वो है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे, क्योंकि थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन जनरली पहले नाउन आता है देन उसके बाद वो आते हैं। यस कह रहा फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ, शुरू के कुछ महीनों के लिए, एनी स्लेप्ट इन ए क्रिब, एनी एक क्रिब में सोती थी, बाई अवर पेरेंट्स बेड, जो हमारे पेरेंट के बेड के बगल में लगा था। यहाँ बाई माने द्वारा नहीं है, बाई माने बगल में है, तो बाई का मतलब किसी चीज के बगल में है। ही इज स्टैंडिंग बाई मी माने वह मेरे बगल में खड़ा है, तो बाई का मतलब बगल में भी होता है, बाई माने द्वारा भी है, बाई माने बगल में भी। तो चलिए फिलहाल ग्रामर तो यहाँ में नहीं देखनी है, यहाँ हम अपने सेंटेंस को आते हैं रीअरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं। देखिए जब आपने सेंटेंस को पढ़ा तो सीधी सी बात है, ये दोनों अपने आप मैच कर गए, इसमें कुछ है ही नहीं, सेंस आधारित है भाई। 2:30 पे जब वो जगती है और भूखी रहती है हर सुबह मॉर्निंग में, तो मैं क्या करता हूँ, जगती है वो भूखी रहेगी, तो बच्चा है भूखा रहेगा क्या करेगा, चिल्लाएगा, चिल्लाती है, और चिल्लाती है तो मैं तो दूसरे कमरे में हूं, अपने माता पिता के बगल वाले कमरे में हूं, भाग कर जाता हूं उस कमरे में, क्लाइंब आउट ऑफ माई क्रिब, अपने बिस्तर से उठता हूं, भागता हुआ जाता हूं माता पिता के कमरे में टू चेक ऑन हर, उसको देखने के लिए कि क्या हो गया भाई, खाना वाना खिला दें उसको। तो क्यू के साथ आर इसकी मैचिंग है, और क्यू के साथ आर की अगर मैचिंग है, काटिए जरा, आंसर ए कटेगा, आंसर बी कटेगा, फिर भी हमारे पास आंसर सी और आंसर डी बचेंगे। और जब मैंने कहा कि जब आपके पास 2 आंसर रह जाए तो समझिए आपका लोड कम हो गया है। आंसर को जरूर देख लीजिए, कुछ ना कुछ चीजें आपको वहां से जरूर मिलने वाली हैं। और क्यू के साथ आर यहां भी लिखा हुआ है, क्यू के साथ आर यहां भी लिखा हुआ है, एस के साथ पी यहां भी है, एस के साथ पी यहां भी है, तो इसका मतलब क्यू के साथ आर होगा और यस के साथ पी होगा। चलिए ये भी पता चल गया कि क्यू के साथ आर होगा और यस के साथ पी होगा, एस पी होगा, क्यू आर होगा। तो अब क्या डिसाइड करना है, बस यही डिसाइड करना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। आप अपना दिमाग लगाइए, पी और यस में क्या है, पी में कह रहा है मेरा कमरा माता पिता के बगल में है, उसमें मेरा बिस्तरा है। यस में कह रहा है बगल में माता पिता का रूम है, उसमें एनी कुछ महीने उसमें सोया करती थी, उनके बेड के बगल में उसका बेड था, ठीक है। तो पी और यस बेड के बारे में बता रहे हैं कि भाई एनी का बेड कहाँ है और मेरा बेड कहाँ है, दोनों एक ही जैसे भाव के बारे में बता रहे हैं, एक साथ लिखे हुए हैं। फिर क्यू और में क्या बता रहा, एक करत 2:30 पे वो उठ जाती थी, चिल्लाने लगती थी, मैं उठता था, भागकर माता पिता के कमरे में जाता था और देखता था कि क्या वो सही है कि नहीं। आप बताइए कैसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, भाई पहले आप बताइए तो कैसे बेड रखा हुआ था। मेरा एक कमरा था, उसमें मैं रहता था माता पिता के बगल में, मेरे बगल में माता पिता का कमरा जिसमें एनी रहती थी, उसका बेड माता पिता के बेड के बगल में लगा था। फिर बताएंगे 2:30 पे उठ के चिल्लाने लगती थी, तो मैं भाग करके अपने कमरे से अपने बिस्तर से उठता था, भाग करके उसके पास जाता था, देखता था भैया सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत हो गई। यही तो है सेंटेंस का भाव। कहने का मतलब ये बिस्तर वाले सेंटेंस पहले कर दीजिए, यानी एसपी पहले कर दीजिए और क्यू आर बाद में कर दीजिए। एसपी पहले करेंगे, क्यू आर बाद में करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। टिक कर लीजिए, यही आंसर है। पहले दोनों का बताइए कि बेड किस तरीके से रखा था, उनके कमरे कहाँ थे, फिर बताइए एनी जब उठती थी तो वो अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाता था। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हनी आंट्स आर कॉमन इन डेजर्ट एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में हनी आंट कॉमन है, रेगिस्तानों में पाई जाती है और अन्य शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है विश्व भर में। चलो स्टार्टिंग सेंटेंस लग रहा है, ये होना चाहिए, दम है इसके अंदर। क्यों में दम नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी। क्यों तो शुरू में नहीं आ सकता भाई, हाँ लेकिन पी आ सकता है। आगे पढ़े, हो सकता कुछ और दमदार चीजें आ जाए। अदर कास्ट इंक्लूड सोल्जर, अन्य कास्ट में क्या क्या आते हैं, सिपाही, ये सारे। अब देखिए ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है अदर कास्ट, अन्य चीजें, अन्य जो कास्ट है उसमें शामिल है, तो ये ऐसे नहीं आएगा भाई। आप अन्य चीजों के बारे में बता रहे हैं, पहले मूल चीजों के बारे में बताइए कि भाई इन चीजों में ये होता है और अन्य चीजों में ऐसा होता है। एसएससी के एग्जाम में इस तरह से इंग्लिश आती है, अन्य परीक्षाओं में इस तरीके से इंग्लिश आती है, तो ये लिखने का पैटर्न है। तो जब इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा था अदर कास्ट, तो मुझे लगा कि ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, और बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। ए बी को सोचना नहीं है, जहां पे एकदम कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजें चले वहां पे तुरंत काम करिए अपना। हो गया, आर गायब हो गया।
चलिए ए और बी दो आंसर चले गए उसी के कारण। यस कह रहा है ओनली सम हनी आंट्स बिकम लिविंग लार्डर्स, केवल कुछ हनी आंटी लिविंग लार्डर्स हो जाती हैं, केवल कुछ ही होती हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि एस और पी में स्टार्टिंग किससे हमें करनी चाहिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है सी और डी, और एक पी से स्टार्ट हो रहा है, एक एस से स्टार्ट हो रहा है। ए और बी पहले कट चुके हैं, क्यों? क्योंकि दोनों आर से शुरू हो रहे थे। आर को जब हमने पढ़ा तो उसमें अदर आया। हम जान रहे हैं कि अदर के भाव किस तरीके से यूज होते हैं। पहले हम बताएंगे कि भाई इस तरीके से है, फिर बताएंगे कि अन्य चीजें इस तरीके से होती हैं। तो ये सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस हो नहीं सकता है, तो आंसर ए और बी कट गए। और जब हमने दो बचे हुए आंसर को देखा तो बचे हुए आंसर में एक सी है और एक डी है, और सी और डी को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें ये पी से शुरू हो रहा है और ये यस से शुरू हो रहा है। हमने पी को भी पढ़ा था और यस को भी पढ़ा था, और यस को पढ़ने पे लग रहा है कि केवल कुछ हनी आंट ही लिविंग लार्डर्स बन सकती हैं। इसका मतलब ये स्टार्टिंग तो नहीं लग रहा ना। ए पी को पढ़ के देख लीजिए, हनी आंट के बारे में बता रहा है कि क्या है ये, कि हनी आंट कॉमन है रेगिस्तानों में और अन्य शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में संसार में। तो पहले ये स्टार्टिंग सेंटेंस यही है कि हनी आंट होती क्या है, कहाँ पाई जाती है। फिर ये सब कहानी है कि लार्डर जो कुछ हनी आंट ही लिविंग लार्डर्स बन पाती। चलिए वो सब छोड़िए। तो इस आधार पे पी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है, और पी स्टार्टिंग सेंटेंस है तो कौन सा सही होगा भाई, बताइए जरा। पी स्टार्टिंग सेंटेंस है तो डी आंसर नहीं हो सकता है, आंसर सी होगा। तो इसमें हम स्टार्टिंग सेंटेंस वाला भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, अदर वाला भी आप देख सकते हैं, उसके आधार पे भी आप कर लेंगे क्वेश्चन में। अदर का भी बता दूं, देख लीजिए। जैसे अदर कास्ट इंक्लूड, तो अदर कास्ट का मतलब इसके पहले कोई होगा जिसमें कास्ट के बारे में बताया गया होगा। ये देखिए लिखा हुआ है दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट, वे वर्कर कास्ट का हिस्सा हैं। हनी आंट के, हनी आंट जो होती है उसमें जो वर्कर कास्ट होती है वे उसका हिस्सा हैं, और अन्य कास्ट में ये लोग शामिल हैं। सोल्जर्स हैं जो कि रक्षा करते हैं, और क्वीन है जो कि ज्यादातर हर आन की एक मदर के रूप में काम करती है। तो क्यू के साथ आर इस आधार पे जोड़ें, और क्यू के साथ आर अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये तो दोनों आंसर में मिलेगा। आपको थोड़ा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग सेंस देखना पड़ेगा, और आप डी आंसर वैसे भी नहीं लेंगे। इसमें देखिए पी लास्ट में लिखा हुआ है, इतना सही सेंटेंस पूरी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है, ये लास्ट में कैसे आ सकता है? क्यू तो कहाँ इसके पहले आएगा, क्यू तो उसी के बारे में, हनी आंट और इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। तो इस आधार पे आप कैसे भी एनालिसिस करेंगे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि आंसर हमारा सी होगा। इसमें पी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और लिखा हुआ है पीर प्रेशर। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें पहला पॉइंट भी आपको दिया गया है, चार ऑप्शन भी, चार अलग सेंटेंस भी आपको दिए गए, तो आपको स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बताया कि करते करते निगाह डालते रहा करिए, इसमें लास्ट में क्या है शुरू में क्या है मिलाने की कोशिश किया करिए। मैं क्वेश्चन को देख रहा था, लास्ट में मेरी निगाह गई, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आया, आंसर को भी मैं लगातार देखता रहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको भी यही आदत डालनी है। और मैंने देखा आर सम ऑफ, सम ऑफ आगे कुछ आना चाहिए, कोई प्लूरल नाउन जैसी चीज होगी वही इसके साथ जुड़ सकती है। तो इस आधार पे आंसर ए हमने काट दिया। हमने कहा देखिए इसमें आर लास्ट में है, संभव नहीं है, आंसर बी भी कट जाएगा। इसमें भी आर लास्ट में है, संभव नहीं है, और आर के साथ यस मिल रहा है ना, सम ऑफ, सम माने कुछ, किसमें से कुछ, जो एक से ज्यादा होगा उसी में से तो कुछ निकालेंगे, जो एक ही है उसमें से क्या कुछ लेंगे। तो सम ऑफ द रीजन्स, आर के साथ यस मैच कर गया, और आर के साथ यस मैच किया, और मैच कराने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने आपको कहा ना कि जब भी दो आंसर आपके कट जाएं तो जो बचे हुए दो आंसर हैं उनको जरूर देखा करिए, और आप देखेंगे तो दोनों में आर एस पी क्यू अपने आप सेट बना हुआ लिखा हुआ है। बस आप ये डिसाइड कर लीजिए कि पहले के साथ क्या मिलाना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, कि पहले के साथ पी क्यू लिख के आर एस लिखें या पहले के साथ आर एस लिख के पी क्यू लिखें। तो जरा पढ़िए, तो पहले के साथ इसको पढ़िए, पीर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस। पीर प्रेशर अपने साथियों का दबाव। पीर प्रेशर क्या होता है? आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जो आपके हमउम्र लोग हैं, उनका जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको हम पीर प्रेशर कहते हैं। पीर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस, और गाइडेंस की कमी, आर सम ऑफ द रीजंस, ये ऐसे कुछ कारक हैं फॉर इनडिसाइसिवनेस जिसके कारण हम निर्णय नहीं ले पाते हैं,
फिर P आएगा व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स, जब सही रास्ता चूज करने का समय आता है, एंड देयरफॉर कैरियर पाथ, और इसलिए कैरियर पाथ भी। और डी ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो PQ पीर प्रेशर, मित्रों का दबाव या सहकर्मियों का दबाव, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स, जब सही रास्ता चुनने का समय आता है, एंड देयरफॉर कैरियर पाथ, और उसको हम कैरियर पाथ भी कह सकते हैं। और फिर एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर सम ऑफ द रीजंस, और गाइडेंस की कमी कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इस आधार पे देखें तो ये सेट सही नहीं लग रहा है, उतना बेहतर नहीं लग रहा है, यही ज्यादा सही कि पीर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर, क्योंकि इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए, वर्ब आर है, ये आर वर्ब बता रही कि इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, और पीर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस, एक पीर प्रेशर एक लैक ऑफ गाइडेंस है, दो चीजें हो गई तो आर वर्ब जस्टिफाई भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये ज्यादा सही है, पीर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर और सम ऑफ द रीजंस, ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे हम निर्णय नहीं ले पाते। ठीक हो गया, यही सही लग रहा था, सी ही पढ़ने में भी सही लग रहा था, इस आधार पे आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। आप तरीका समझ चुके हैं कि जब दो आंसर कट जाए तो बचे हुए दो आंसर में मिला के पढ़ लेते हैं जो ऑप्शन का आधार बन रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है हम सटीक आंसर निकाल लेंगे और गलत आंसर हमसे टिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। टियर 1 का क्वेश्चन है, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स। बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग क्या है, ये अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज, ये इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना और डेटा टेक्नोलॉजीज को फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग से, ताकि हम कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकें, किसी चीज का बेहतर परिणाम पा सकें। क्यों कह रहा है, विद दीज टूल्स, इन उपकरणों की सहायता से फार्मर्स कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशन विदाउट गोइंग टू फील्ड, किसान बिना खेत में जाए हुए खेत की कंडीशनों को माप सकते हैं विथ दीज टूल्स, इन उपकरणों की सहायता से। ये एक लिंकिंग वर्ड है, ये कह रहा इन टूल्स की सहायता से, कोई न कोई सेंटेंस होगा जिसमें कुछ चीजों के बारे में बताया गया होगा जो किसान को मदद करेंगे फील्ड को मॉनिटर करने में बिना फील्ड में जाए हुए, तो कोई सेंटेंस होगा जिसमें उस टूल की बात कही गई होगी। देखते हैं। आर करा द फोकस इज on access to data and how farmer can use the collected information intelligently। फोकस इस बात पे है कि डेटा तक पहुंच बन पाए और कैसे किसान यूज कर सकते हैं इन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली, माने बौद्धिकपूर्ण तरीके से। यस कह रहा है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है, रेंज फ्रॉम, वो कहां से कहां तक है, IoT एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड AI। ड्रोन है, रोबोटिक है, IoT है, AI है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है स्मार्ट फार्मिंग में। अब आप सोचिए जरा, कहां पे क्या चीजें मिल रही हैं, कोई न कोई सेंटेंस होगा जिससे आप चीजों को रिलेट करेंगे। एक बार आप दिमाग लगाइए, विथ दीज टूल्स जो लिखा हुआ है वो किसके लिए आ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, विथ दीज टूल्स। दिमाग लगाइए, विथ दीज टूल्स किसके साथ जोड़े तो ज्यादा बेहतर सही साबित होगा, सोचिए थोड़ा, विथ दीज टूल्स किसके साथ ज्यादा सही होगा। भाई टूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, कहाँ पे उन उपकरणों के बारे में बताया जा रहा है, इसमें जहां कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी यूज इन स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें ये है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स हैं, AI है, तो यही सारे उपकरण हैं जिनकी मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस आधार पे S के साथ क्या होगा, Q, और S के साथ अगर Q होगा तो S के साथ Q दो आंसर में है, B में नहीं है और D में नहीं है, या तो A में है या C में है। देखिए आपका काम काफी आसान हो गया, SQ से ढूंढते ही दो आंसर कट गए, दो आंसर आपके पास बचे, और जो दो आंसर बचे उनको बड़े कायदे से देखना है। एक आंसर A है जो R से शुरू हो रहा है और C आंसर P से शुरू हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, क्या P से अपनी बात को कहना सही होगा या R से अपनी बात को कहना सही होगा। अगर हम इन सारी बातों की शुरुआत करना चाहते हैं तो R को देखिए एक बार, ये कह रहा कि हमारा फोकस है डाटा के एक्सेस पर और कैसे किसान इस इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली यूज कर पाए।
और पी कह रहा है बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग क्या है, तो स्मार्ट फार्मिंग है कि इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें डेटा टेक्नोलॉजी को, ताकि कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम के रिजल्ट हम पा सकें। तो देखिए सीधे आप नहीं बता देंगे कि फोकस है डेटा तक पहुंचना और कैसे किसान कलेक्टेड इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, पहले आप बताएंगे स्मार्ट फार्मिंग क्या है। तो स्मार्ट फार्मिंग ये है कि हम इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन को अप्लाई करना सीखें, यानी पी आपका पहले आएगा। ये स्टार्टिंग सेंटेंस है कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है, अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज, कि हम इंफॉर्मेशन और डेटा टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम का बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में। और फिर उसके बाद कहेंगे कि जो उद्देश्य है वो ये है कि डेटा तक हमारी पहुंच हो और किसान इनको यूज कर पाए अपने बेहतरी के लिए। तो पहले बेसिक चीज बताएंगे कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है, फिर उसका बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। भाई कोई मान लीजिए योजना लॉन्च की जा रही है, पहले बताएंगे ना कि भाई मनरेगा ये योजना है, फिर बताएंगे इसका उद्देश्य ये है। तो वही पॉइंट यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है और धीरे धीरे आप पहचानने लगे होंगे कि कैसे हमें इस टाइप के सेंटेंस को डील करना है। इस तरह से आंसर ए नहीं होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 41, ओमनीवोरस get energy and nutrients from plant and animal materials by digesting carbs, protein, fat and fiber and metabolizing the nutrients and energy, ये और जोड़िए, एनर्जी ऑफ द सोर्स इंजेस्टेड। ओमनीवोरस क्या है, वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं प्लांट से भी और एनिमल से भी, कार्ब प्रोटीन ये सारी चीजों, प्लांट एनिमल दोनों से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है। बी कह रहा है द मेनी डाइवर्स एनिमल कैटेगराइज्ड एज ओमनीवोरस may be divided into सब categories based on their dietary habits। बहुत सारे अलग अलग जंतु जिनको हम ओमनीवोरस के रूप में कैटेगराइज करते हैं, उनको हम सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं उनकी डाइटरी हैबिट के आधार पर अगर हम देखें तो। और सी कह रहा एन ओमनीवोर इज एन एनिमल, ओमनीवोर क्या है, एक ऐसा जानवर है या एनिमल, उसको हम ओमनीवोर को ऐसे एनिमल को कहते हैं दैट कैन फीड एंड थ्राइव, जो कि फीड कर सके, थ्राइव कर सके माने खा सके और जीवित रह सके ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंस, प्लांट और एनिमल दोनों को। और डी कह रहा है दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट फूड सोर्स लाइक एल्गी, फंगस एंड बैक्टीरिया इनटू देयर डाइट। उनके अंदर यह भी कैपेसिटी होती है कि वो एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया जैसे चीजों को भी अपनी डाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी, उनके अंदर इस चीज की भी कैपेसिटी होती है कि वो अपने भोजन में इन चीजों को भी शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब एक सेंटेंस होगा, चूंकि इसमें आल्सो आया है तो कोई न कोई सेंटेंस होगा जिसमें इसी तरह से चीजों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि उनके अंदर यह भी क्षमता है कि वो खाने की एल्गी और ये फंगस और बैक्टीरिया जैसी चीजों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब किसी और सेंटेंस में किसी न किसी चीजों को खा पी रहे होंगे, अपने भोजन में शामिल किए होंगे, और वो कौन है, ए ऑप्शन, जिसमें बताता है कि ये प्लांट और एनिमल मटेरियल को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये सब खाते हैं और एनर्जी लेते हैं इन सारी चीज़ों से। और फिर आप इसके साथ जोड़ देंगे डी कि उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो प्लांट एनिमल के साथ साथ एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। यानी ए के साथ डी जोड़ना ज़्यादा सही रहेगा, और ए के साथ डी जोड़ना ज़्यादा सही है, देख लीजिए। और फिर सी क्या है, सी तो स्टार्टिंग सेंटेंस है। आप देखिए ओमनीवोरस की बात हो रही है, सी उसकी परिभाषा दे रहा है सरल शब्दों में। ओमनीवोरस क्या है, ओमनीवोरस एक ऐसा जानवर है जो प्लांट और एनिमल दोनों पर जीवित रह सकता है। तो आपका स्टार्टिंग सेंटेंस है सी, अगर ये स्टार्टिंग सेंटेंस है तो बी और डी काट दीजिए, बी और डी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग सेंटेंस यही है, सब में ओमनीवोरस की परिभाषा बात बताई गई है, लेकिन ये परिभाषा दे रहा, डेफिनेशन दे रहा, पहले बताएंगे कि ओमनीवोर क्या है। तो सी से स्टार्ट होगा और उसके बाद सी के बाद फिर हमने क्या मिलाया था, ए के साथ डी मिला लिया था, और सी से स्टार्ट हो रहा है और ए के साथ डी है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। देख लीजिए सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा और फिर उसके बाद बी आ जाएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ के देख लीजिए सी ए डी बी, क्या आपको ये चीजें सही लग रही हैं या हम लोग कुछ और विचार करें सेंटेंस में। सी ए डी बी सही है, बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बताया बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है रीअरेंजमेंट में, कॉन्सेप्ट को सीखना है और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है, स्टार्टिंग सेंटेंस हमने पकड़ लिया, हमने
ये जो पॉइंट देखा कि उनके अंदर यह भी क्षमता होती है कि वो फूड सोर्स को ऐसा यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी ये बताया गया था कि वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्लांट से, एनिमल से, इसको कार्ब को, प्रोटीन को, फैट, फाइबर, ये सारी चीजों को मेटाबोलाइज करते हैं। तो अपने आप जुड़ गया है के साथ डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसेल विल्सन, टीयर 1 का क्वेश्चन है, रसेल विल्सन के बारे में बता रहा है। रसेल विल्सन एंड एनएफएल, नाम लिखा, फिर पी क्यू आर एस, 4 चीजें दी गई हैं और सेंटेंस को देखिए क्या हो सकता है। अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट हर, पी के साथ देखिए लास्ट में क्या ये हर हो सकता है? नहीं, पी लास्ट में नहीं आ सकता, कहीं लिखा भी नहीं है। इट हैज बीन स्पेक्टेकुलर, ये देखना काफी शानदार होगा। टू वॉच माने देखना, क्या देखना, किसको देखना काफी शानदार होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसके आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी आंसर ए नहीं हो सकता है। इसके लास्ट में क्यू लिखा हुआ है, क्यू देखिए क्यू लास्ट में है, और क्यू लास्ट में होना संभव नहीं है क्योंकि उसके आगे हमारे और पॉइंट है कि होगा लास्ट में। डिसाइड कर लीजिए क्या क्यू लास्ट में हो सकता है। इट हैज बीन स्पेक्टेकुलर टू वॉच, यह देखना शानदार रहेगा। भाई पता नहीं, अभी रुकते हैं क्योंकि ऐसा देखना शानदार होगा, हो सकता पहले उसकी चीजें लिखी हो तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। प्लेयर फॉर द सिएटल सी हॉक्स रोट, रसेल विल्सन एंड एनएफएल अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट हर। अब यहां से मिलाइए, लास्ट में देखिए हर लिखा हुआ है और यहाँ पे हैज बीन है, हर के साथ ये हैज बीन, इसके साथ ये वर्ब आ जाए संभव नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट आना चाहिए ना, ये तो ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस है, हर के साथ ये आ नहीं सकता है, तो ये संभव नहीं है पी के साथ क्यों आना, और पी के साथ क्यों आना संभव नहीं है, तो आंसर सी, इसमें पी के साथ क्यों लिखा हुआ है गलत हो जाएगा, और किसी में पी के साथ क्यों नहीं है, केवल एक आंसर हटा हमारा। ठीक है, अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे विचार करिए कि भाई कहाँ से हम इसको मिला सकते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे लिखा अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग, वो नाओमी ओसाका के बारे में क्या कहते थे कि हर, पजेसिव केस है, किसी सेंटेंस के लास्ट में पजेसिव केस लिखा हुआ है तो कोई न कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसकी शुरुआत में नाउन लिखा होगा, इस पजेसिव केस को उस नाउन के साथ तो आप मिला देंगे। उसके बारे में उन्होंने कहा कि हर उसका क्या, अब इसके साथ ये हो नहीं सकता, ये होगा हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर्स, दूसरों के प्रति उसका समर्पण और मानवता, ये जुड़ रहा है, यानी पी के साथ आर आ रहा है। क्या इसके साथ यस आएगा? सेइंग दैट हर प्लेयर फॉर द सिएटल सी हॉक्स, तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है ये, बल्कि इसके साथ जुड़ रहा है। देखिए रसेल विल्सन एंड एनएफएल प्लेयर फॉर द सिएटल सी हॉक्स रोट, रसेल विल्सन जो कि एनएफएल प्लेयर हैं सिएटल सी हॉक्स के लिए, वे लिखते हैं रोट अबाउट, किसके बारे में लिखते हैं? नाओमी ओसाका के बारे में। तो इस तरीके से पहले के साथ यस, और पहले के साथ यस होगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। रसेल विल्सन एंड एनएफएल प्लेयर, रसेल विल्सन जो कि एनएफएल प्लेयर हैं सिएटल हॉक्स के, रोट अबाउट नाओमी ओसाका के बारे में लिखते हैं कि हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर्स, दूसरों के प्रति उसका जो डेडिकेशन और ह्यूमिलिटी है, हैज बीन स्पेक्टेकुलर टू वॉच, उसको देखना हमेशा शानदार रहता है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। मेरे पास छोटे सेंटेंस है, बहुत सावधानी बरतना है, जो चीजें एक दूसरे से मैच कर रही हैं उसको देखना है और इस आधार पे आंसर टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बैक इन अप्रैल, अप्रैल में अगर हम पीछे जाएं तो फिर वही स्टार्टिंग चीजें दी गई हैं और आगे की चीजें हैं जो आपको करनी है। यहां लिखा हुआ एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, एक आफ्टरनून इधर उधर घूमते हुए, द Tillman Sand Ridge Heritage Preserve, I was visiting family in South Carolina, साउथ कैरोलिना में एक विजिटिंग फैमिली था, and my brother and I spent, my brother and I spent, मेरे भाई और मैंने बिताया, क्या बिताया? स्पेंट क्या किया? देखिए I was visiting Tillman Sand an afternoon, ये देखिए अपने आप मैच कर रहा है कि मेरे भाई और मैंने बिताया an afternoon walking around, एक आफ्टरनून को कहां कैसे बिताया? वॉकिंग अराउंड, घूमते हुए, कहां? द तिलमान सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व,
तिलमानसेन रिज हेरिटेज प्रिजर्व को एक जगह है। तो इस हिसाब से एस के साथ पी और पी के साथ क्यू, यही तो बन रहा है। एस के साथ पी आया और पी के साथ क्यू आया। स्पेंट वर्ब से मैंने पकड़ा कि भाई मैंने बिताया अपना समय, ये तो ये समय लिखा हुआ है। वॉकिंग अराउंड, घूमते हुए, कहाँ घूमेंगे, किस इसके साथ तो घूम नहीं सकते, तो ये जगह है, यहीं घूमने गए होंगे, तो पी के साथ क्यू आ गया। तो एस के साथ पी और पी के साथ क्यू। एस पी क्यू और कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मीनिंग के हिसाब से मैंने बिताया अपने आफ्टरनून को घूमते हुए, वॉकिंग अराउंड, घूम रहे थे उसके चारों ओर इधर उधर। तो किसके इधर उधर घूमेंगे, इसके साथ एंड नहीं आ सकता, इसके साथ आई वॉज नहीं हो सकता, ये जगह ही होगी, किसी जगह पे यार घूमने गए, कोई चिड़ियाघर या कोई रिजर्व या हेरिटेज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। A glimpse of its rich culture heritage can be found through the great monuments and other historical sites it has। ठीक है, A glimpse of its rich culture heritage, उसके समृद्ध कल्चर हेरिटेज की एक झलक, कैन बी फाउंड, देखी जा सकती थी, थ्रू द ग्रेट मॉन्यूमेंट, उन मॉन्यूमेंट के द्वारा, एंड अदर हिस्टोरिकल साइट्स, उन हिस्टोरिकल साइट्स के माध्यम से जो वहां थी। इंडिया हैज ए वास्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब देखिए सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो कह रहा है ए ग्लिम्स ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, इसकी समृद्धशाली सांस्कृतिक परंपरा या विरासत को आप देख सकते हैं। अब किसकी समृद्धशाली परंपरा या विरासत को हम देख सकते हैं, उसका विवरण ए में नहीं है। इसका मतलब कि ए स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा प्रोनाउन आया है जिस चीज के बारे में वो बता रहा है, उसका उल्लेख ए में नहीं है, उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन किसी और सेंटेंस में होगा, तो पहले वो सेंटेंस आएगा, उसके बाद ए वाला सेंटेंस आएगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि इस तरीके की चीजों में ये सेंटेंस आपका स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। तो आपने डी आंसर को कट कर दिया, आपने कहा कि ये आंसर ए से शुरू हो रहा है और हमारे कॉन्सेप्ट से ये स्टार्ट में नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में इसका नाउन आना चाहिए। ठीक है। बी, इंडिया हैज ए वास्ट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विच मेक द कंट्री कल्चरलिस्ट। भारत एक काफी विस्तृत सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाला देश है, जो कि देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बनाता है। ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। दीज मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स, ये मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल साइट, दीज लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है, तो ऐसा शब्द है जो इसके पहले कोई न कोई आया होगा जिसके बारे में ये बताएगा। तो ये इमारत आर द सिंबल्स ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी, ये भारत के विविधता की एक प्रतीक है। डी कह रहा है सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर आइडेंटिफाई एज यूएन हेरिटेज साइट। बहुत सारे ऐतिहासिक साइट्स और मॉन्यूमेंट को यूएन हेरिटेज साइट के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी को हम डी के साथ जोड़ें या सी को ए के साथ जोड़ें, क्योंकि ग्रेट मॉन्यूमेंट्स एंड अदर हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी कह रहा है कि हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और इसमें दीज मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स कहा जा रहा है। तो ये ए के साथ आएगा या डी के साथ आएगा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे आपके मन में हो सकती है। कोई बात नहीं, समाधान बहुत आसान है। देखिए ये तीनों सेंटेंस साइट और इन सब के बारे में कहा जा रहा, केवल बी है जो इनसे अलग है। स्टार्टिंग सेंटेंस है, बता रहा है कि भारत एक सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाला क्षेत्र है। आप सीख रहे होंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके के सेंटेंस में कि कौन सा सेंटेंस हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है या शुरुआत में आ सकता है। तो इस हिसाब से बी शुरुआत में आ सकता है और बी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। बी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा तो आंसर ए भी कट गया। अब बचा दो आंसर, बी ए सी डी और बी ए डी सी। अब ये दो ऑप्शन आप देखें तो बी के बाद ए आएगा। आपकी समस्या का कुछ समाधान हुआ होगा कि भाई चलिए बी के साथ ए आ गया, ठीक हो गया। अब डी सी और सी डी कहाँ है, देखिए डी सी, एक ऑप्शन ये है, बी ए के बाद डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, और फिर उसके बाद बी ऑप्शन में देखें तो बी ए के बाद डी आएगा, फिर सी आएगा। अब ये आप थोड़ा डिसाइड करिए, सोचिए, आपको मैं देता हूं 10 सेकंड का समय, जल्दी से डिसाइड कर लीजिए किसके साथ क्या रखना ज्यादा सही होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो डिसाइड करिए किसके साथ क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। देखिए आ जाते हैं वापस। हाँ, अब यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन थे, बी और ए फिक्स है, अब हमें उसके आगे देखना है। तो मैंने आपको बताया जैसे दीज मॉन्यूमेंट्स, ये स्मारक ही भारत की विविधता के प्रतीक हैं। तो क्या ये ऐसे साइट्स के लिए कह रहा है? आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे कह रहा है सारे साइट्स की बात हो रही, भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सबके बारे में ए वाले पार्ट में कहा गया है। और डी वाले पार्ट में केवल उन इमारतों के बारे में वर्णन किया गया है जो यूएन की हेरिटेज साइट्स हैं। अब सी कह रहा है कि ये भारत की डाइवर्सिटा विविधता में एकता की प्रतीक हैं। तो क्या केवल वही इमारतें विविधता में एकता की प्रतीक हैं जो यूएन ने सेलेक्ट की हैं, कि जितनी भी इमारतें भारत में हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वो सारी चीजें? तो जाहिर सी बात है सारी चीजों के बारे में कहा जा रहा है। यूएन ने तो केवल कुछ को सेलेक्ट किया है, लेकिन भारत ऐसी इमारतों से भरा पड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सी सेंटेंस है ये डी के लिए नहीं आ रहा है। हम गलत समझ रहे हैं कि ये डी के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको डी के लिए कहेंगे तो ये हमारा सेंटेंस सीमित हो जाएगा केवल उन्हीं इमारतों तक जो यूएन के द्वारा सेलेक्ट की गई हैं। जबकि सेंटेंस का जो भाव है वो कह रहा है कि ये सारे साइट्स भारत की विविधता के प्रतीक हैं। तो भारत की विविधता के प्रतीक वो शुरू में ही बताया गया कि इसका इतना रिच हेरिटेज कल्चर, इतना रिच है कि आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट और बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स दिखाई देती हैं, और वही इसकी विविधता में एकता की प्रतीक है। कहने का मतलब जो सी है वो ए में लिखे हुए ग्रेट मॉन्यूमेंट्स एंड अदर हिस्टोरिकल साइट्स के लिए आ रहा है, डी वाले के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि डी वाला तो कुछ सिलेक्टिव हिस्टोरिकल साइट एंड मॉन्यूमेंट के लिए कह रहा है। तो इस आधार पे बी ए के साथ सी लेना ज्यादा सही है कि जो सी वाला सेंटेंस है वो ए के लिए आ रहा है, डी के लिए नहीं। आगे चलेंगे और यही हमारा सही आंसर होगा, सी। बी को काट देंगे, बी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हम लोग धीरे धीरे अपने आगे की तरफ, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें अभी 5 to 6 क्वेश्चन और रह गए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, रियल इनकम फॉर प्लेयर्स प्ले टू अर्न गेम्स आल्सो क्रिएट कम्युनिटीज वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट शेयर विजडम एंड डू डील्स विथ वन अनदर। इस सेंटेंस को देखिए दो कई तरह से हम देख सकते हैं। इसमें आर में शुरू में वेयर लिखा हुआ है, जहां पर गेमर्स और क्रिएटर्स मिलते हैं। अब जब इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं तो देखिए कैन मीट, कैन मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन फिर आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। ये कैसे संभव है? तो जब हम एक से अधिक चीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं, राम, मोहन और सोहन के बारे में बता रहे हैं, तो राम कामा मोहन एंड सोहन इस तरीके से लिखेंगे। तो यही से हमें यह समझ में आना चाहिए कि कैन मीट जहां पर गेमर और क्रिएटर मिल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कुछ और एक वर्ब आएगी इसके साथ, तो एंड लगा के लिखा जाएगा। और जब आप सेंटेंस को देखते हैं तो ये लिखा हुआ है, देखिए कैन मीट मिल सकते हैं, शेयर विजडम अपने जो चीजें हैं उनको शेयर कर सकते हैं, एंड डू डील्स विथ वन अनदर और एक दूसरे के साथ डील भी कर सकते हैं, यानी आर के साथ एस। और आर के साथ यस यहां पे है, यहां पे है, ये दो ऑप्शन कट गए, इनमें आर के साथ यस नहीं था। तो ये हमने मॉडल वर्ब के रूल के आधार पे और सेंटेंस कैसे लिखते हैं, तीन चीजें अगर हमें बतानी हो राम, मोहन, सोहन के बारे में, तो राम, कामा मोहन एंड सोहन, इस तरीके से हम बताएंगे। उस आधार पे हमने डिसाइड किया। अब इन दोनों में आर एस है, क्यूपी है, इसमें पीक्यू है। देख लीजिए क्या आर स्टार्टिंग में आएगा? वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर, जहां पर गेमर और क्रिएटर मिलते हैं, कहां पे भाई? पहले वो जगह का नाम तो बताएं, तब तो आप लिखेंगे ना कि जहां पर गेमर और क्रिएटर मिलते हैं, और उसकी चर्चा सबसे पहले हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले वो जगह आएगी, फिर आएगा जहां पे गेमर और क्रिएटर मिलते हैं, यानी आर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। और नहीं आ सकता है तो आंसर बी होगा, आर आएगा क्यू के बाद। और देख लीजिए ये कम्युनिटी बनाते हैं, और वो ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर गेमर और क्रिएटर मिलते हैं, शेयर करते हैं और एक दूसरे से डीलिंग करते हैं। आंसर बी ज्यादा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विद इन एन आवर ही वॉज इन जेल, 1 घंटे के भीतर वो जेल में था। ठीक है, शुरुआत में तो नहीं आ सकता, ये काट दीजिए डी आंसर को, ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं, अब तो काफी आप चीजें सीख चुके हैं धीरे धीरे। प्रोनाउन लिखा हुआ है, किस नाउन के लिए आ रहा, चर्चा ही नहीं की गई है पी में, तो कैसे इसको शुरू में लिखेंगे। आगे आइए, समझ पा रहे इस बात को, इसमें प्रोनाउन आया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। कौन जेल में था भाई, पहले बताइए तो कौन है ये पी में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे शुरुआत में इसको लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों कह रहा, ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड इवन लुक्ड डायरेक्टली इन द सिक्योरिटी कैमरा एंड स्माइल, उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया और कैमरे में देखा, सिक्योरिटी कैमरे में, और मुस्कुराया। क्यों शुरुआत में नहीं आ रहा, ठीक है आ भी नहीं सकता है। आर कह रहा ऑन जनवरी 6, 1995 मैक आर्थर व्हीलर बोल्डली रॉब्ड 2 बैंक्स इन ब्रॉड डे लाइट विथ नो डिस्गाइज। मैक आर्थर व्हीलर ये है भाई जिसके लिए ही आ रहा, तो पी और क्यू आर के बाद होंगे, ठीक है, पी और क्यू आर के बाद होंगे, होना भी चाहिए, तो बी आंसर और कट जाएगा, लो कट गया बी आंसर। क्यों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पी और क्यू आर के बाद होंगे, पहले आर आएगा फिर पी क्यू आएगा, और इसमें आर बाद में है पी क्यू पहले है, गलत हो जाएगा, आर के बाद ही पी क्यू आएंगे, ये भी गलत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे पी लिखा हुआ है, विद इन एन आवर ही वाज इन जेल, 1 घंटे के भीतर वो जेल में था, ऐसा कहा गया। तो इस सेंटेंस में देखिए ही आ रहा है, ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, बिना नाउन के आए हुए ये शुरू में नहीं आ सकता, इसके पहले वो सेंटेंस आएगा जिसके बारे में इसके नाउन की चर्चा होगी, उसके बाद ये प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो आंसर डी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर डी में पी देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है, और ये शुरू में नहीं है, स्टार्टिंग में ये सेंटेंस नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे पहले नाउन वाला सेंटेंस आता है, उसके बाद प्रोनाउन वाला सेंटेंस आता है, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग अभी पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। फिर बात आई क्यू में, क्यू में भी देखिए एक प्रोनाउन लिखा हुआ है ही, वही यही वाला ही है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा गया है कि ये ही किसके लिए आ रहा है, तो ये भी शुरुआत में नहीं हो सकता है। और मैंने आंसर में देखा तो किसी भी आंसर में क्यू शुरुआत में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आर जब हमने पढ़ा ऑन जनवरी 6, 1995 मैक आर्थर व्हीलर बोल्डली रॉब्ड 2 बैंक्स इन ब्रॉड डे लाइट विद नो डिस्गाइज, कि 6 जनवरी 1995 को मैक आर्थर व्हीलर ने बैंक को लूटा दिन में, और कोई भी अपनी पहचान उसने नहीं छिपाई। तो यहां से मैं समझ गया कि पी में और क्यू में जो ही का प्रयोग किया गया है वो मैक आर्थर के लिए किया गया है। तो इसका मतलब इनमें प्रोनाउन आया है, और ये प्रोनाउन वाले सेंटेंस इस नाउन वाले सेंटेंस के बाद में आएंगे, और इस आधार पे पहले आर आ जाएगा, उसके बाद ही पी और क्यू आएगा। तो आंसर बी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें देखें पी क्यू को आर के पहले लिखा गया है, ये दोनों सेंटेंस इससे पहले नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले नाउन वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा। और यस में भी वही मजबूरी है, बाय 11 at night his picture was all over the news leading an informant to identify Wheeler the police, उसकी फोटो पूरे न्यूज़पेपर में थी, इसमें भी प्रोनाउन है, ये भी पहले नहीं आ सकता, ये भी आर के बाद आएगा, तो ठीक हो गया। अब जरा आप डिसाइड करिए कैसे ऑप्शन है, कहने का मतलब पी क्यू और यस, इन 2 ही सेंटेंस हमारे पास बचे हैं, देखिए बी और डी कट गए, 2 सेंटेंस बचे ए और सी, और मैंने आपको बताया कि जब 2 सेंटेंस कट जाएं तो आप आंसर की मदद लिया करिए। आंसर देखिए आर से स्टार्ट हो रहा, ठीक हो गया, आर सबसे शुरू में होगा, और पढ़ने पे भी लग रहा है कि आर सबसे शुरू में होगा। फिर उसके बाद पी आएगा कि क्यू आएगा, आर के बाद देखिए पी आएगा कि क्यू आएगा। 6 जनवरी 1995 को मैक आर्थर ने 2 बैंकों को लूटा और उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। इसके बाद क्या बोलेंगे कि 1 घंटे के भीतर वो जेल में था, या ये कहेंगे कि उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और वो सिक्योरिटी कैमरे के सामने गया और मुस्कुराया। तो जाहिर सी बात है अभी जेल में कहां गया, अभी तो पहले उसने बैंक को लूटा दिन में, और फिर आप बताएंगे कि बैंक लूटते समय उसने अपना चेहरा छिपाया नहीं, बल्कि कैमरे के सामने जा करके देखा और मुस्कुराया। तो आर के साथ क्यों लिखना ज्यादा सही होगा, और इतना समझ जाते हैं तो आगे पढ़ने की क्या हो सकता है, आंसर आ चुका है, सी आंसर है, टिक कर लीजिए।
क्या मतलब अनावश्यक हम टाइम वेस्ट करें, और पढ़ेंगे तो भी आपको यही मिलेगा कि भाई उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। फिर क्या हुआ, रात में 11 बजे उसकी पिक्चर कैमरे से लेके पूरे शहर भर में फैला दी गई और कहा गया कि भाई ये व्यक्ति है जिसने जो है बैंक लूटा है। और जब उसकी पिक्चर पूरे शहर भर में फैला दी गई तो पी कह रहा है कि 1 घंटे के भीतर वो पकड़ा गया और जेल में बंद हो गया। इस तरीके से आंसर पी होगा। तो बहुत ज्यादा हम नहीं जाते हैं, जहां से जितने से हमारा काम हो जाए उतना करके हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट टू सूट एवरीबडी एट ऑल प्राइस। हमारे पास फूल हैं जो हर व्यक्ति को सूट करते हैं और हर कीमतों पे हम उनको उपलब्ध कराते हैं, अलग अलग कीमतों पे हैं। बी कह रहा वी आल्सो मेक पेइंग इजी। हमने पेइंग इजी को भी आसान किया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जरूर मदद करेगा कहीं ना कहीं। हमने पेइंग इजी आसान कर दिया है। वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स एट अवर शॉप और यू कैन पे ऑनलाइन। हाँ, हर प्रकार के क्रेडिट कार्ड को हम एक्सेप्ट करते हैं और आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। सी कह रहा है वेदर इट इज बर्थडे, वेडिंग और इवन द सैड टाइम्स, चाहे वेडिंग का समय हो, बर्थडे हो या सैड टाइम्स हो, फैंसी फ्लावर इज देयर टू मेक इट इजी। फैंसी फ्लावर हमेशा आपके साथ रहेगा आपकी चीजों को आसान करने के लिए। और 2002 में हमने स्टैब्लिश किया था फैंसी फ्लावर हैज ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में इसकी ब्रांचेज हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहां पे आया, वी आल्सो मेक पेइंग इजी। हमने पेइंग इजी को आसान भी कर दिया है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आल्सो वर्ब के साथ आ रहा है। तो हमने ये काम भी कर दिया, ये भी कर दिया। क्या कर दिया भाई, जब आप बोलेंगे कि मैंने ये भी कर दिया, मैंने बैंकिंग का भी एग्जाम निकाल लिया, बैंकिंग का भी एग्जाम निकाल लिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कोई और एग्जाम भी आपने निकाला है, तभी तो कह रहे हैं। तो पहले बोलेंगे मैंने ये एग्जाम निकाला और फिर बोलेंगे मैंने बैंकिंग का भी एग्जाम निकाला। तो पहले ये भी कर दिया, इसके पहले आपको बताने पड़ेगा कि मैंने कुछ किया है। पहले आप बताएंगे कि मैंने कुछ किया है और फिर उसके बाद जोड़ेंगे कि मैंने ये भी कर दिया। वी आल्सो पेइंग इजी, वी आल्सो मेक पेइंग इजी। हमने जो पेइंग है माने जो लोग पे करते हैं उस तरीके को काफी आसान कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये काम आपने कर दिया है तो इसका मतलब कोई न कोई और काम किया होगा, वो सेंटेंस पहले आएगा और उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। देखिए जरा, है कहीं लिखा हुआ है सी में, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया था, इज देयर टू मेक इट इजी। इसको आसान बनाने के लिए फैंसी फ्लावर वहां पे है, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे फ्यूनरल का टाइम हो। तो पहले सी आएगा जिसमें आप बताएंगे कि ये इजी है और फिर आप बताएंगे कि हमने ये भी इजी कर दिया है, यानी सी के बाद बी। और सी के बाद बी देखिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब चारों मत काट दीजिएगा, डी में है क्योंकि लास्ट ऑप्शन में डी ए सी बी, इसमें सी के साथ बी लिखा हुआ है, सी के साथ बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टिक करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। He had agreed to feed him, pay him 12 rupees a month and find him somewhere to stay. वो सहमत था उसको खिलाने के लिए, उसको 12 रुपए हर महीने देने के लिए, और फाइंड हिम समवेयर टू, और उसके लिए कोई जगह ढूंढ करके ताकि वो रुक सके। तो यहां दो लोग हो गए, एक ही हो गया और एक हिम हो गया, दो अलग अलग लोग हैं। ही एग्री है और हिम को खिलाने पिलाने अन्य चीजों के लिए। 1 महीने की सैलरी एडवांस में दी गई, ठीक है। Kotick had learned to handle his job quite well in the last 5 days. एक तो ये क्वेश्चन में ऐसे नाम देते हैं, यहाँ राम, सोहन, मोहन, सुरेश, आशीष होता, आप समझ जाते हैं। अब ऐसे नाम दे देते हैं पश्चिमी जगत के कि कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोटिक क्या है। फोटिक से बेचारे नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा यार पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया, अब इसका मीनिंग नहीं पता तो कैसे करे रीअरेंजमेंट। तो मीनिंग पे मत जाइए, होगा कुछ फोटिक फोटिक। फोटिक हैड लर्न, फोटिक ने सीखा है, टू हैंडल हिज जॉब, अपनी जॉब को कैसे हैंडल करते हैं, क्वाइट वेल, काफी अच्छे तरीके से, इन द लास्ट 5 days, ये लास्ट है पिछले 5 दिनों में, ठीक है। उपेन बाबू वाज ए गुड मैन, उपेन बाबू एक अच्छे आदमी थे। विच हैड हेल्प्ड ए लॉट, जिन्होंने उसकी काफी मदद की। तो आप यहां पे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि सी और डी, डी में उपेन बाबू का वर्णन है और सी में फोटिक का वर्णन है। और उपेन बाबू के लिए आया है ही, क्योंकि उपेन बाबू अच्छे आदमी थे, उन्होंने मदद की। किसकी मदद की? फोटिक के लिए। तो ही तो उपेन बाबू के लिए आ रहा है और हिम आ रहा है फोटिक के लिए। सेंटेंस सोचिए जरा, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस होगा?
या ये सोचिए कि ये ए क्या सी और डी के पहले आ सकता है? क्या ऐसा संभव है कि आप पहले ए लिखें उसके बाद सी और डी आए? क्या ऐसा संभव है? आपका आंसर होगा नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें ही और हिम जिसके लिए आया है वो उपेन बाबू और फोटिक है। तो पहले ये दोनों नाउन वाले सेंटेंस आ जाएंगे, पहले सी और डी आ जाएगा, उसके बाद ही ए आएगा। माने ए सी और डी के पहले अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सी डी आ जाए उसके बाद ए लिखिए। आंसर ए गलत है। देखिए भाई, क्यों? इसमें ए को सी डी से पहले लिखा गया है। आंसर डी भी गलत है। क्यों? इसमें ए को डी के तो बाद लिखा गया लेकिन सी के पहले लिख दिया गया है, जबकि मैं कह रहा हूं कि सी और डी दोनों के बाद आएगा, क्योंकि फोटिक वो है जिसके लिए हिम का प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पे ए और डी दो आंसर आपके कट गए। नाउन और प्रोनाउन का रूल आपने अप्लाई किया, आपने कहा कि ये दो सेंटेंस हैं, एक में उपेन बाबू है, एक में फोटिक है, ये दोनों नाउन वाले सेंटेंस आ जाएंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन वाला सेंटेंस यूज करेंगे, क्योंकि ही जो है उपेन बाबू के लिए लिखा गया है और जो हिम है वो फोटिक के लिए लिखा गया है। तो इस आधार पे हमने ए और डी दो आंसर काट दिए कि भाई ये दो आंसर संभव नहीं है। इसमें प्रोनाउन वाले सेंटेंस को नाउन वाले सेंटेंस से पहले लिखा गया है। अब बचा सी और डी, और मैंने आपसे कहा कि जब दो आंसर बचे तो आंसर को देखिएगा जरूर, आंसर के आधार पे सोचने का निर्णय लीजिएगा। देखिए जरा दोनों में क्या कॉमन है, यही देखना है कि क्या कॉमन है। ये सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है। देख लीजिए सी कौन सा है। ये फोटिक ने अपनी जॉब को काफी अच्छे तरीके से पिछले 5 दिनों में सीख लिया, ठीक हो गया, अच्छा सेंटेंस से शुरू हो सकता है। उसके बाद डी के साथ ए आ रहा है, दोनों में देखिए डी के साथ ए, डी के साथ ए, ठीक हो गया। फोटिक ने सीखा, उसके बाद उपेन बाबू अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये करना निर्णय लिया कि ऐसा किया जाएगा। अब बचा है हमारा केवल बी। बी कहां आएगा? बी लास्ट में आएगा कि सी के बाद आएगा? इसको थोड़ा आप डिसाइड करिए। और बी में क्या लिखा हुआ है? 1 महीने की सैलरी एडवांस में दी गई। सोचिए थोड़ा, 1 महीने की सैलरी एडवांस में दी गई ऐसा बताया गया है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में? देखिए आपने पहले बताया कि फोटिक ने अपना काम करना सीख लिया, फिर बताएंगे उपेन बाबू अच्छे आदमी थे, फिर उसके बाद बताएंगे ना कि उन्होंने उसकी क्या मदद की, अच्छे आदमी थे तभी तो। अब 1 महीने की सैलरी उसको एडवांस में दे दी गई, ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। ये कहां से पहले आ जाएगा? सी के बाद। फोटिक अच्छा ने काम करना सीखा और उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई? नहीं। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला तो आप बताएंगे कि उपेन बाबू एक अच्छे आदमी थे, पहले ये सेंटेंस आएगा डी वाला। उसके बाद ये बताएंगे कि अच्छे आदमी थे तो उन्होंने क्या किया, उसको भोजन दिया, उसको 12 रुपए महीने के हिसाब से कहा कि तुमको मिलेगा, उसको रहने की जगह भी उपलब्ध कराई और 1 महीने की सैलरी उसको एडवांस में दी। ये देखिए अपने आप मैच कर रहा है, ये दो ए और बी एक साथ हैं कि भाई उसको खाने का अरेंजमेंट हुआ, 12 रुपए महीने के हिसाब से देने की बात हुई और तो उसको रहने के लिए भी जगह दी गई, और इस आधार पे फिर आप कहेंगे कि 1 महीने की सैलरी भी उसको एडवांस में दी गई। तो सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो एक जैसा सेंस रखते हैं, एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं, इस बेसिक चीज को भी हमें समझना है। कुछ क्वेश्चन हमने इस आधार पे भी किए हैं। तो ए के बाद ही बी आएगा और ए के बाद बी आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। टिक करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड एवरी टाइम आई स्टूड अंडर द शावर, हर बार मैं शावर के नीचे खड़ा होता था और वो चिल्लाती थी, डोंट वेस्ट वाटर, पानी खराब मत करो। शी हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, माई माइंड विद द लेक्चर्स, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, शी हैड पॉइजन्ड माई माइंड, उसने मेरे मन को एकदम जहर विषैला कर दिया था, विद द लेक्चर्स ऑन सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस पे लेक्चर दे करके, इक्वल राइट पे लेक्चर दे करके गरीबों के लिए, और भारत की सामाजिक
और पर्यावरणीय समस्याओं पे लेक्चर दे करके। एवरी टाइम, हर बार, आई वॉज अबाउट टू टेक माई फर्स्ट बाइट ऑफ ए हॉट बटर रोटी, हर बार जब मैं अपनी रोटी की पहली बाइट काटता था, सी रिमाइंडेड मी ऑफ स्टार्विंग मिलियंस इन अवर कंट्री, वो मुझे याद दिलाती थी कि देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, और इन द वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड वाइड, और पूरे विश्व भर में भी। डी कह रहा है इट वॉज प्रियंकाज फॉल्ट, ये प्रियंका की गलती थी, दैट स्टूपिड सिस्टर ऑफ माइन, जो मेरी बहन थी और सोशल एक्टिविस्ट थी। सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी किसके लिए आ रहे हैं ये हम देखना उतना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा रहता है। डायरेक्ट में लिखा हो तो हम भले एक बार सोच सकते हैं, तो इसलिए आई है, वी है, ये प्रोनाउन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन वाली चीजें जैसे ही, सी, इट और दे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस में ए में देखिए सी आया हुआ है, थर्ड पर्सन है, किसके लिए आ रहा है उसकी चर्चा ए में नहीं है। बी में भी देखिए सी आया है, किसकी चर्चा है, किसके लिए आ रहा है उसकी चर्चा इसमें नहीं है। सी में भी देखिए सी आया हुआ है, किसके लिए आ रहा है उसकी चर्चा, माने ए बी सी में ये जो सी शब्द है, आई से हमें मतलब नहीं है, लेकिन सी चूंकि थर्ड पर्सन है, ये किसके लिए आया है, कौन नाउन है जिसके लिए ये आ रहा है, उसकी चर्चा ए बी सी में नहीं की गई है, और उसकी चर्चा डी में की गई है, ये प्रियंका के लिए आया है, प्रियंका के लिए सी का प्रयोग किया जा रहा, फीमेल है इसलिए सी आ रहा। तो कॉन्सेप्ट आप क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि भाई डी में नाउन लिखा हुआ है और ए बी और सी ये तीनों जो सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो पहले डी आएगा उसके बाद ही ये आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन से क्रम से आएंगे, यहां क्रम से मतलब नहीं है, यहां इस कॉन्सेप्ट से मतलब है कि पहले डी आना चाहिए क्योंकि इसमें प्रियंका लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर ए या बी या सी जो जैसा सेट हो उसको लिखिए क्योंकि इसमें प्रोनाउन सी आया है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले डी आएगा उसके बाद ही ए बी सी आएगा, तो आंसर सी हमारा कट जाता है, क्योंकि इसमें ए को डी के पहले लिख दिया गया है, देखिए डी के पहले ए आ गया, आंसर डी हमारा कट जाता है, क्योंकि इसमें जो सी है वो डी के पहले आ गया है, और सी डी के पहले नहीं हो सकता, उसके बाद होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, आंसर ए और आंसर बी। और आंसर ए क्या है, डी बी सी ए, देखिए इसमें डी पहले आया हुआ है, और बी डी ए सी बी। तो क्या ज्यादा सही होगा, डी के बाद क्या लेना ज्यादा सही रहेगा, सोचिए जरा। डी सबसे पहले होगा, ये डिसाइड हो गया, क्योंकि नाउन वाला सेंटेंस है, सबसे पहले नाउन वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। तो डी के बाद आप खुद देख लीजिए बी लिखना सही है या ए लिखना सही है। डी कह रहा है ये प्रियंका की गलती है जो कि मेरी स्टूपिड बहन है और सोशल एक्टिविस्ट है। उसके बाद बी, उसने मेरे दिमाग को पॉइजन कर दिया है सोशल अवेयरनेस पे, इक्वल राइट पे लेक्चर दे के। फिर सी, हर बार जब मैं रोटी काटता हूं तो वो मुझे भूखे लोगों की याद दिलाती है। फिर ए, और हर बार, अब देखिए एंड एवरी टाइम, एवरी टाइम, सी और ए में अपने आप मैचिंग है। अब आप खुद सोचिए सी लेंगे पहले कि ए लेंगे, भाई सी पहले आएगा। दो एक जैसी बात बता रहे हैं ना, दो एक जैसी बात बता रहे हैं तो एंड से जोड़ेंगे, राम और श्याम। हर बार मुझे ये होता था और हर बार मैं ऐसा करता था, तो सी आएगा उसके बाद ए आएगा। अपने आप ये मैचिंग हो गई कि सी के बाद ए आएगा और सी के बाद ए आएगा, तो आंसर बी कट गया, आंसर ए हो गया। समझ पाए आप? हमने दो रूल यहां लगाए, एक प्रोनाउन का लगाया, नाउन प्रोनाउन के रूल से हमने डिसाइड किया कि सेंटेंस डी से शुरू होगा। जब ये डिसाइड हो गया तो हमने दो आंसर काट दिए। कौन से आंसर काटे, सी काटा और डी काटा। फिर उसके बाद ये हमने सोचा कि अब और क्या कर सकते हैं, तो ए और बी दो आंसर हमारे बचे थे। हमने उन दोनों आंसर को देखा कि ये दोनों आंसर डी से शुरू हो रहे हैं, तो क्या सही होगा ज्यादा। हमने सेंटेंस को पढ़ा, एवरी टाइम हमारे सामने आ गया। हमें लगा, समझ गए हम कि ये एवरी टाइम मैंने ऐसा किया एंड एवरी टाइम मैंने ऐसा किया, तो पहले ये आएगा फिर एंड वाला चीज आएगी, तो सी के साथ ए आएगा। सी के साथ ए, बी में नहीं लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया, ए में लिखा हुआ था इसलिए सही हो गया। मैं फिर से टिक लगा दे रहा हूं, यही हमारा सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अभी कुछ क्वेश्चन इसमें है लेकिन समय की बाधाओं के कारण वो क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी लूंगा इसकी, उसमें हम फिर जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, अभी चूंकि
अभी हम टीयर 2 वाले पार्ट, टीयर 1 और इसी में चल रहे हैं। तो अभी काफी क्वेश्चन हैं 2020 के, 21 के, 19 के, तो जो क्वेश्चन अभी बचे रह गए उसको भी हम लोग आगे करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से अगली जो हमारी मैराथन क्लास होगी उसमें हम आगे के पार्ट को लेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि एग्जाम के पहले मैं काफी चीजें आपकी करा दूं, ताकि सीजीएल का आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं आज के सेशन का 50 नंबर। इट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट, ये पता लगाना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सेंटर ऑपरेट 24 आवर्स अ डे ऑल ईयर अराउंड, कि पूरे दिन सेंटर 24 आवर्स काम करता है। द रिसेंट ट्रिप टू द साइकिलिंग सेंटर वाज ए वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस, हाल ही में जो हमने रिसाइकलिंग सेंटर की ट्रिप लगाई वो बहुत ज्यादा यूजफुल रही। हाउएवर, फिर भी इट वाज सरप्राइजिंग टू लर्न दैट सेंटर ओनली कलेक्ट 50% ऑफ द वेस्ट एज ए लॉट ऑफ इट, एज ए लॉट of it is used as landfill. The main aim of the visit was to find out about the systems put in place to recycle waste. सेंटेंस है, बताया गया है ट्रिप के बारे में, ये पता लगाना काफी वो था। और अगर आप देखें, सोचिए जरा, कुछ आप भी अंतिम क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा लीजिए। शुरू से मैं आपको बताता चल रहा हूं, एक आध क्वेश्चन आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है, इसमें क्या ऑप्शन लेना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। और देखें तो पूछेंगे, अपने आप क्लियर हो रहा है। डी, द मेन एम ऑफ द विजिट, इस विजिट का मुख्य लक्ष्य था। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, द फोकस ऑफ समथिंग, इस टाइप से चीजें बताई गई थी। तो सबसे पहले हम उस बात को बताते हैं, फिर उसका उद्देश्य या उसके लक्ष्य को हम बताते हैं। तो इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि ये ऐसा देखना काफी इंटरेस्टिंग था, फिर भी ऐसा होता है। तो ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस ए और सी तो स्टार्टिंग सेंटेंस हो नहीं सकते, स्टार्टिंग सेंटेंस आपका बी होगा। द रिसेंट ट्रिप टू द साइकिलिंग सेंटर वाज ए वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस, काफी यूजफुल एक्सपीरियंस था रिसाइकलिंग सेंटर की हाल की यात्रा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, फिर उसके बाद बताएंगे कि भाई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था टू फाइंड आउट अबाउट द सिस्टम्स पुट इन प्लेस टू रिसाइकल वेस्ट, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। बी के बाद डी, और इस इतना आप समझ पाते हैं तो बी के बाद डी एक ही ऑप्शन में है, सी में, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर अपने आप कट जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, इसमें हाउएवर का आंसर तो आ गया लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया तो डिस्कस करते हैं। हाउएवर, फिर भी, मैंने आपको बताया है ये ऐसा एडवर्ब है कि दो विरोधाभासी चीजों को जोड़ता है। तो इसके आगे समझिए क्या कह रहा, तभी आप समझ पाएंगे किसके पहले किसको जोड़ेगा। ये काफी सरप्राइजिंग था ये देख करके कि ये सेंटर केवल 50% वेस्ट को ही कलेक्ट करता है और बाकी को ये वेस्ट ऑफ द वेस्ट एज अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि काफी ज्यादा इसका ये पोर्शन है ये लैंडफिल के रूप में यूज करता है। तो इसके पहले कौन सा सेंटेंस आ सकता है, किसके लिए आ रहा है? रिसेंट ट्रिप से इसका कोई मतलब ही नहीं है, उद्देश्य से कोई मतलब, टू फाइंड आउट द सिस्टम पुट इन प्लेस टू रिसाइकल वेस्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। किससे इसका सेंस बनेगा? यही है, इट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि ये सेंटर 24 आवर्स ऑपरेट करता है, यानी पूरे ऑल ईयर अराउंड, पूरे साल में 24 आवर्स लगातार चलता रहता है। फिर भी ये काफी आश्चर्यजनक है, यहाँ रोचक है, ये काफी आश्चर्यजनक है ये जानना। यहाँ भी देखें वही है, उसी लैंग्वेज में चल रहा है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग था जानना। यहाँ कर ये काफी आश्चर्यजनक है कि ये सेंटर ओनली कलेक्ट 50% ऑफ वेस्ट, कि केवल 50% ही वेस्ट ये कलेक्ट कर पाता है। तो जबकि चलता 24 घंटे लेकिन 50% ही वेस्ट कलेक्ट करता है और काफी ज्यादा हिस्सा लैंडफिल की तरह यूज करता है। तो इस तरह से ए के साथ सी होगा, ए के साथ सी देखिए इसमें दिया भी है, तो भी हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया, स्टार्ट ये दो सेंटेंस, मेन ऑफ द विजिट, विजिट का मेन एम था क्या था, इसको बताने से पहले ये बताएं कि हमने कहाँ की विजिट की थी। बड़ा सिंपल, वहीं से आंसर निकल आया था, हमने यहाँ की विजिट की और इस विजिट का उद्देश्य ये था, यानी बी, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और अभी गए थे, आपने देखा होगा, पहले बताएंगे कि अमेरिका गए थे और फिर बताएंगे कि इस अमेरिका जाने का उद्देश्य क्या था। तो इस तरीके से आज की क्लास का सेशन यहीं तक था। उद्देश्य हमारा यह है कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, पिछले सालों के प्रश्न आपने किए होंगे।
अलग अलग तरीके से किए होंगे, अपने तरीके से किए होंगे, अलग अलग जगह पढ़ा होगा। मेरा प्रयास ये है कि ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको करने का जो आपका तरीका है वो थोड़ा बेहतर हो सके, जो गलतियां हैं वो थोड़ा कम हो सके, कुछ टेक्निक आप सीख सकें, अपने समय को बचा सकें और एग्जाम में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा सटीकता के साथ चीजों को कर सकें। ये अभी तक मेरी जो भी क्लासेज आई हैं वो रिकॉर्डेड रहती थी, आगे भी अभी कुछ दिन रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी, लेकिन चूंकि ये क्लास एक टेस्टिंग के रूप में हमने लाइव किया था, चूंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इस चीज को हम नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं या क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो चीज मैंने बिल्कुल नहीं देखी अभी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था अभी एज ए टेस्टिंग हम लोग देख रहे थे कि लाइव क्लास चलाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्लासें बड़ी स्मूथ चली, आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग भी किया उसमें, और इसी तरीके से हमारा प्रयास आगे जारी रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासें कुछ दिन तक रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग फिर लाइव क्लासें, अपने सारी क्लासें लाइव करने वाले हैं। बहुत जल्द हम सारी क्लासें लाइव शुरू करेंगे आपके लिए, ताकि आप चीजों का और बेहतर तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।